हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनएस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। कुलपति जी, ये सच है या नहीं, इसका पता लगाना वास्तव में बहुत सरल है। अचानक एक व्यक्ति बोला, बस किसी को अमरगढ़ भेज दीजिए। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा था, लेकिन थोड़ी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि इस समय अमरगढ़ जाना किसी भी लिहाज से अच्छा काम नहीं था। इसे मौत के मुंह में जाना कहना भी कम होगा, ये निश्चित मृत्यु थी। लेकिन अगर पूर्व कुलपति द्वारा चुना गया तो वे चाहे कितने भी अनिच्छुक हों, वे जाने से मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उसी क्षण किसी ने मन ही मन उस बोलने वाले व्यक्ति को कोसना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें दिखावा करने का इतना ही शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न तो उन्हें थी और न ही सूर्यकांत को। कुलपति जी, मैं अमरगढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। एक तो इस खबर की सत्यता की पुष्टि करने के लिए, और यदि अमरगढ़ वास्तव में अस्तित्व में है तो शौर्य की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करने के लिए। वह व्यक्ति सूर्यकांत की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था। क्या तुमने वास्तव में इस बारे में सोच लिया है? सूर्यकांत को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बाहरी हाव भाव शांत बनाए रखा। यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं अमरगढ़ तक पहुँचने के लिए महाबलशाली जीवों की लहरों को पार कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हारी साधना केवल सत्य तत्व स्तर पर है, मैं जानता हूँ, लेकिन परिवार ने इतने वर्षों तक मेरा पालन पोषण किया है। सैनिकों को हजारों दिनों तक इसी एक पल के लिए तैयार किया जाता है। अगर रास्ते में मेरी मृत्यु हो भी जाती है तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। उस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। आसपास खड़े सूर्यवंशी परिवार के लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि यह आदमी बस दिखावा कर रहा है। भला कौन अपने होश हवास में जानबूझकर मौत के गले लगेगा। क्या तुम लोगों ने सुना? सूर्यकांत की नज़र वहां मौजूद सभी लोगों पर गई। तुम सभी सूर्यवंशी परिवार के सदस्य हो, तुम में इसके जैसा संकल्प क्यों नहीं है? कुलपति जी, किसी ने दांत भींचते हुए आगे कदम बढ़ाया, मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। एक के बाद एक कई लोग आगे आए। ये देख बाकी लोगों ने भी उनकी देखा देखी करना शुरू कर दिया। बस बहुत हुआ, सूर्यकांत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। अगर तुम लोगों में वास्तव में इतना साहस होता तो तुम मेरे कहने का इंतजार न करते। कई लोगों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। सूर्यकांत की नज़र उस पहले व्यक्ति पर पड़ी, उनकी आंखों में स्वीकृति थी। तुम्हारा नाम क्या है? कुलपति जी, मेरा नाम समीर है। समीर ने जल्दी से उत्तर दिया। हालांकि उसने अपने उत्साह को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसका थोड़ा कांपता हुआ शरीर उसकी पोल खोल रहा था। अभी थोड़ा कच्चा है, ये देखकर सूर्यकांत ने मन ही मन सोचा। लेकिन वे इस बात से नाराज नहीं थे, इसके विपरीत वे और भी खुश थे। आखिरकार हर नेता ऐसे अधीनस्थ चाहता है जो सक्षम हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसकी पुष्टि करने के लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। वे हल्का सा मुस्कुराए, चूंकि वह लड़का जागृति संघ से है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां उसकी संपर्क जानकारी होगी। थोड़ी पूछताछ से उसका नंबर मिल जाएगा। समीर को झटका लगा। सही तो है, सूर्यवंशी परिवार के प्रभाव के साथ ललित की संपर्क जानकारी ढूंढना तो दूर, 3S श्रेणी के जागृतों से संपर्क करना भी बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक बार संपर्क जानकारी मिल जाने पर यदि वे अपनी पहचान बताएंगे तो सामने वाला संभवतः सूर्यवंशी परिवार के सम्मान में सहयोग करेगा। क्या शौर्य अमरगढ़ में नहीं था? अमरगढ़ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ललित उस व्यक्ति से अनजान नहीं हो सकता। ये तो दोनों हाथों में लड्डू वाली बात थी। कुलपति जी, मैं तुरंत किसी से ललित की संपर्क जानकारी के बारे में पूछताछ करवाता हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। अभी जाओ। जी। समीर ने प्रणाम किया और तेजी से चला गया। उसे जाते देख सूर्यकांत ने राहत की मुस्कान बिखेरी। पहले वे असमंजस में थे, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया था। समीर एक बहुत ही उपयोगी प्रतिभा निकला, परिवार के प्रति वफादार और अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार। इन बाकी लोगों की तरह नहीं, जो सब बेकार थे। सूर्यकांत की नज़रों के नीचे बाकी सभी लोग सांस लेने से भी डर रहे थे। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। कौन सोच सकता था कि अमरगढ़ के पास विजयगढ़ की जानकारी होगी, जो उनसे इतना असंबंधित था। हर कोई अपना ध्यान जाह्नवी नगर पर केंद्रित कर रहा था। तुम सब जा सकते हो। सूर्यकांत शुरू में उन्हें डांटना चाहते थे, लेकिन उनकी कायरतापूर्ण शक्लें देखकर उन्हें यह व्यर्थ लगा और उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें जाने का इशारा किया। उसी क्षण बाहर अचानक शोरगुल होने लगा। आप अंदर नहीं जा सकते। महोदय, कुलपति जी बैठक में हैं। महोदय, रास्ते से हटो। पवन प्रदेश के लहजे वाली एक भारी आवाज गूंजी। मेरे बड़े भाई को मरे हुए लगभग एक दिन हो गया है। हत्यारा जाह्नवी नगर में है और तुम्हारे सूर्यवंशी परिवार ने कुछ नहीं किया। कायरों की तरह व्यवहार कर रहे हो। मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। इन शब्दों के साथ एक छोटे कद का लेकिन गठीले बदन वाला पवन प्रदेश का निवासी, जिसकी बड़ी दाढ़ी थी, हॉल में घुस आया।
उसकी नज़र सभी पर घूमी और अंत में सूर्यकांत पर टिक गई। तुम सूर्यवंशी परिवार के वर्तमान कुलपति हो। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसकी ओर देखने की भी नहीं। कारण सरल था, ये घुसपैठिया पवन प्रदेश से था और उसकी बातों से स्पष्ट था कि मृतक करण उसका भाई था। यहाँ तक कि पिछले कुलपति को भी उन्हें खुश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो बाकी लोगों की क्या बिसात जो सूर्यवंशी परिवार में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते थे। और आप कौन हैं? सूर्यकांत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं अंगद लांबा हूँ, लांबा परिवार का वर्तमान प्रमुख, और मृतक करण मेरा भाई था। अंगद चिल्लाया, उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर वह चाहता था कि तुरंत जाह्नवी नगर जाकर हत्यारे को फाड़ दे। हालांकि उसे याद आया कि वह करण को भी नहीं हरा सकता था, तो उसे हराने वाले का क्या ही मुकाबला करेगा। उसने हार मान ली और सोचा कि सूर्यवंशी परिवार इसमें शामिल है। उसका भाई जाह्नवी नगर इसलिए गया था क्योंकि सूर्यवंशी परिवार के कुछ लोगों ने वादा किया था कि वे उनके युवा परिवार के सदस्य जय के हत्यारे को ढूंढकर उनके हवाले कर देंगे। लेकिन न केवल वे असफल रहे, बल्कि वे खुद भी मारे गए और साथ ही लांबा परिवार की रीढ़ की हड्डी को भी ले डूबे। उसे एक संतोषजनक स्पष्टीकरण चाहिए था और वह इस अवसर का उपयोग सूर्यवंशी परिवार से भारी वसूली करने के लिए करने की योजना बना रहा था। लेकिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी सूर्यवंशी परिवार का कोई नामोनिशान नहीं था, यहाँ तक कि एक फ़ोन कॉल भी नहीं। क्या वे उन्हें बेवकूफ़ समझते थे कि वे शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा लेंगे और कुछ नहीं होगा? इतनी आसानी से नहीं। इसलिए वह आया था सूर्यवंशी परिवार से सवाल करने। मैं समझ गया। सूर्यकांत ने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाईं, उनका चेहरा शांत था। उन्हें अनुमान था कि अगर वे पुनरुत्थान संघ के पास नहीं गए तो पुनरुत्थान संघ उन्हें ढूंढ लेगा। उन्हें इस स्थिति की थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से केवल लांबा परिवार ही आया था। तुम सब जा सकते हो। आसपास खड़े सूर्यवंशी परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। वे पहले ही जाना चाहते थे, खासकर अब जब लांबा परिवार उनके दरवाजे पर था। रुको! अचानक अंगद चिल्लाया और उन्हें रोक दिया। तुम सब यहीं रुको। अगर आज हमें इस बात की तह तक नहीं जाने दिया गया तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सूर्यवंशी परिवार के लोग जम गए, उनके चेहरे के भाव बदल गए। क्या मजाक है? वे तो बस अतिरिक्त लोग थे। जो वास्तव में मायने रखता था वह अंदर बैठा व्यक्ति था। उन्हें यहाँ रखने का क्या फायदा? अंगद जी, मैं सूर्यवंशी परिवार का वर्तमान कुलपति हूँ। यदि आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहें। वे कुछ भी तय नहीं कर सकते। सूर्यकांत ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें थोड़ी झुंझलाहट महसूस हो रही थी। नहीं, अंगद चिल्लाया, आज अगर मुझे सूर्यवंशी परिवार से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कोई नहीं जाएगा। आप भी नहीं, कुलपति। तुम। सामने वाले के शब्द सुनकर सूर्यकांत के अच्छे संस्कार भी अपनी सीमा तक पहुंच गए। आखिरकार ये पुनरुत्थान संघ नहीं था और न ही लांबा परिवार। ये सूर्यवंशी परिवार था। यहाँ एक अजनबी का चिल्लाना, स्पष्ट रूप से सूर्यवंशी परिवार को अपनी आंखों में कुछ न समझना, ये सरासर अपमानजनक था। लेकिन सामने वाले की पृष्ठभूमि को देखते हुए सूर्यकांत ने अपने दिल में उठे गुस्से को दबा लिया और कहा, अंगद जी, मुझे आपके भाई की हत्या का बहुत खेद है, लेकिन हमारे सूर्यवंशी परिवार को भी इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक हमारे परिवार का एक बुजुर्ग लापता है। आशंका है कि वे बुरी स्थिति में हैं और मेरा बेटा इस समय जाह्नवी नगर योद्धा संघ की हिरासत में है। उससे मेरा क्या लेना देना? अंगद ने ताना मारा, क्या वे इसलिए उस हालत में नहीं पहुंचे क्योंकि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे? नफरत की बात तो यह है कि उनकी मौत एक बात है, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को भी इसमें फंसा दिया। क्या आप समझते हैं कि उसकी मौत हमारे परिवार के लिए क्या मायने रखती है? बेशक पवन प्रदेश के लोग अपनी एकता के लिए प्रसिद्ध हैं, हालांकि भीतर प्रतिस्पर्धा भी है। करण के रहते लांबा परिवार का पुनरुत्थान संघ में उच्च स्थान था, लेकिन करण की मृत्यु के साथ लांबा परिवार तेजी से पतन की ओर बढ़ गया। केवल एक दिन में ये स्पष्ट हो गया था, और यह सब सूर्यवंशी परिवार की बदौलत था। अगर वे मेरे भाई को जाने के लिए मजबूर न करते तो वह नहीं मरता। अंगद जी, जैसा कि मैंने कहा, हम में से कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ये हो चुका है। अगर हम अब आंतरिक रूप से लड़ते रहे तो ये केवल हमारे सहयोगियों को दुखी करेगा और हमारे दुश्मनों को खुश, समझे? सूर्यकांत ने दांत पीस लिए। एक दिव्य मानव स्तर का योद्धा। इस बार शायद सूर्यवंशी परिवार के पास वरिष्ठ परिषद के चुनाव में कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस दिन के लिए कितनी तैयारी और प्रयास किए गए थे, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला था। अंगद ने ठंडी हेंका भरी और कहा, खबर आए हुए पूरा एक दिन हो चुका है। सूर्यवंशी परिवार ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यह मत कहना कि आपको अभी खबर मिली है और कार्रवाई करने का समय नहीं मिला। सूर्यकांत तैयार थे और शांति से बोले, अंगद जी, इस मामले के बारे में मैं आपको बस यही बताने वाला था कि यह उतना सरल नहीं है जितना आप या मैं कल्पना करते हैं। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। तुम बकवास कर रहे हो।
अंगद ने सूर्यकांत की नाक की ओर उंगली उठाई और चिल्लाना शुरू कर दिया, उतना सरल नहीं है। सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारा सूर्यवंशी परिवार बस कायरों का झुंड है। अंगद जी, सूर्यकांत के स्वर में भी गुस्से का संकेत था। लांबा परिवार और हमारा सूर्यवंशी परिवार हमेशा दोस्त रहे हैं और हमने हमेशा लांबा परिवार के हर सदस्य का सम्मान किया है। लेकिन सम्मान दो तरफा होता है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी आपके शब्द थोड़े ज्यादा हो गए थे अंगद जी? हम ज्यादा हो गए? अंगद ने उपहास किया। सूर्यवंशी परिवार ही है जो हद पार कर रहा है। मेरे भाई को मरवा दिया। हत्यारा ठीक जाह्नवी नगर में है और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। अंगद जी, जैसा कि मैंने कहा, यह मामला उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। सूर्यकांत ने गहरी सांस ली। मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अगर उसके बाद भी अंगद जी को लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, तो आप जो भी मांग करेंगे, हमारा सूर्यवंशी परिवार उसे पूरा करेगा। क्या आप गंभीर हैं? अंगद, जो अभी बहुत गुस्से में था, अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में लालच दिखाई दिया। वह लंबे समय से इस वाक्य का इंतजार कर रहा था। वहां मौजूद सूर्यवंशी परिवार का हर व्यक्ति सूर्यकांत के शब्दों से दंग रह गया। वह जो भी मांग करेगा, सूर्यवंशी परिवार उसे पूरा करेगा। क्या कुलपति का वादा थोड़ा ज्यादा बिना सोचे समझे नहीं किया गया? हर कोई पवन प्रदेश के इन लोगों के स्वभाव को जानता है जिन्होंने उनके साथ व्यवहार किया है। उन्हें लालची कहना भी कम होगा। अगर आप उसे मांग करने देंगे तो वह सूर्यवंशी परिवार की आधी से ज्यादा संपत्ति मांगने की हिम्मत करेगा। अरे नहीं, पहले सतीश हमेशा इन पवन प्रदेश के लोगों के साथ व्यवहार करता था। पूर्व कुलपति रहस्यमय क्षेत्र में साधना कर रहे थे और उनके स्वभाव से परिचित नहीं हैं। किसी ने ये सोचा। थोड़ी देर झिझकने के बाद वह फिर भी बोला, कुलपति जी, जरा ध्यान से सोचिए। हाँ कुलपति जी, कुछ अन्य लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाए। यदि अंगद बहुत सारे संसाधन ले गया तो निश्चित रूप से उन पर भी असर पड़ेगा। तुम सब क्या कह रहे हो? अंगद चिल्लाया। जब मैंने पहले स्पष्टीकरण मांगा था तो तुम सब गूंगे थे, सदियों तक एक शब्द नहीं बोल सके। अब तुम सब बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? हम सब ने अपराधी भाव से सिर झुका लिया। बहुत हुआ। सूर्यकांत ने सब पर नजर डाली और कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे अंगद जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। तुम सब जा सकते हो। सभी ने एक दूसरे को देखा, फिर अंगद को, और एक एक करके चले गए। इस बार उसने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। अंगद जी, कृपया मेरे साथ अंदर चलिए। सूर्यकांत ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कह सकते हो। अंगद ने नाक सिकुड़ी और हॉल की ओर चल दिया। उसे उनके द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये केवल लांबा परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे पुनरुत्थान संघ के खिलाफ होगा। उस समय अगर पुनरुत्थान संघ ने कार्रवाई नहीं भी की तो आर्य राष्ट्र के अन्य कुलीन परिवार उनके लिए ऐसा करने के लिए उत्सुक होंगे। जहां तक वह सुनने वाला था, उसने उसे बकवास मानकर सुनने का फैसला किया। वह यहाँ आया था, एक तो अपने मृतक बड़े भाई के लिए स्पष्टीकरण मांगने और दूसरा लाभ प्राप्त करने के लिए। हॉल में प्रवेश करने के बाद वह सीधे उस जगह बैठ गया जहां सूर्यकांत मूल रूप से बैठते थे और बोला, बोलो। सूर्यकांत की पलकें 2 बार फड़की, फिर उन्होंने कहा, अंगद जी, पुनरुत्थान संघ खतरे में है। क्या? ये सुनकर अंगद लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। तुमने अभी क्या कहा? हमारा पुनरुत्थान संघ खतरे में है? बिल्कुल। सूर्यकांत ने सिर हिलाया। अंगद जल्दी ही शांत हो गया और हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूं? इतनी आसानी से धोखा खा जाऊंगा? पुनरुत्थान संघ खतरे में है, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से ये तुम्हारा सूर्यवंशी परिवार है जो खतरे में है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि इस समय हमारे सूर्यवंशी परिवार की स्थिति काफी प्रतिकूल है। किसी ने पहले ही हमारे सूर्यवंशी परिवार को निशाना बनाया है और हमारे एक बुजुर्ग को सफलतापूर्वक मार डाला है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अंगद जी, क्या आपने सोचा है कि यह केवल हमारा सूर्यवंशी परिवार नहीं है, यहाँ तक कि आपका लांबा परिवार और पुनरुत्थान संघ भी इस बार निशाना हो सकते हैं? अंगद की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। हालांकि उसे लगा कि सामने वाला उसे जानबूझकर डरा रहा है, लेकिन मानव स्वभाव हमेशा नुकसान से बचने का होता है। संभावित खतरा भी चिंता का कारण बनता है। मैं जानता हूं अंगद जी, आप विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। दरअसल मैंने भी शुरू में ऐसा नहीं सोचा था, केवल यही सोचा था कि वे हमारे सूर्यवंशी परिवार को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या वे केवल हमारे सूर्यवंशी परिवार से नहीं निपट सकते थे? और दुश्मन क्यों बनाए? सूर्यकांत ने पूछा। क्या वे नहीं जानते कि करण लांबा परिवार का मुखिया है और लांबा परिवार के पीछे पूरा पुनरुत्थान संघ है? अंगद के चेहरे पर बेचैनी के भाव आ गए। वास्तव में आर्य राष्ट्र के परिवारों के बीच वे इससे अनजान कैसे हो सकते हैं? जाह्नवी नगर योद्धा संघ भी निश्चित रूप से जानता है। चूंकि वे जानते हैं और फिर भी ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, तो यह क्या दर्शाता है?
ये देखकर सूर्यकांत समझ गए कि बातचीत की लगाम उनके हाथों में है और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। अंगद जी, मैं 100% निश्चित हूं कि वे करण जी की पहचान जानते हैं और स्पष्ट रूप से समझते हैं कि करण जी को मारने से निस्संदेह लांबा परिवार, यहां तक कि पूरे पुनरुत्थान संघ से प्रतिशोध को आमंत्रित किया जाएगा। फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? अंगद ने एक छात्र की तरह आज्ञाकारी होकर पूछा। ये दर्शाता है कि उन्होंने हमारे सूर्यवंशी परिवार और पूरे पुनरुत्थान संघ से दुश्मनी मोल लेने की तैयारी कर ली है। उनका उद्देश्य हम दोनों और पुनरुत्थान संघ को खत्म करना है। क्या? अंगद ने सदमे में चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैर अनजाने में कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्य राष्ट्र में पुनरुत्थान संघ की शक्ति अद्वितीय नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से दुर्जेय है। उन्हें निशाना बनाने की हिम्मत कौन करता है? क्या ये जागृति संघ हो सकता है? उसकी आंखों में डर का भाव दिखाई दिया। आर्य राष्ट्र में यदि कोई शक्ति पुनरुत्थान संघ को चुनौती देने में सक्षम है तो वरिष्ठ परिषद के अलावा वह जागृति संघ है। वरिष्ठ परिषद की संभावना कम होनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने आर्य राष्ट्र की भूमि तक पहुंचने के लिए खतरनाक समुद्रों को पार किया तो यह वरिष्ठ परिषद की मदद से था। यदि वरिष्ठ परिषद उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो वे उनके आगमन में सहायता क्यों करते? इसके विपरीत जागृति संघ वर्षों से उनके साथ मतभेद में रहा है, विशेष रूप से 3 श्रेणी के जागृत, विद्युत सम्राट और युद्ध सम्राट, जिन्होंने उन्हें एक से अधिक बार फटकार लगाई है। इस प्रकार उन्होंने संघर्षों से बचने के लिए जागृति संघ से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। ये जागृति संघ नहीं होना चाहिए। सूर्यकांत ने सिर हिलाया। यदि इसके पीछे जागृति संघ होता तो प्रतिरोध की कोई आवश्यकता नहीं होती। विद्युत सम्राट को ही ले लीजिए, वे न केवल सबसे शक्तिशाली जागृत हैं बल्कि दैवीय साधना स्तर के योद्धा भी हैं। हमारे 3 बुजुर्ग एक साथ मिलकर भी शायद उनका मुकाबला न कर पाएं। यदि विपक्ष वास्तव में हमारे परिवार और जागृति संघ को खत्म करना चाहता है तो ऐसी जटिल योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अंगद ने जोर से सिर हिलाया। तो फिर कौन हो सकता है? उसने पूछा। ये निश्चित रूप से वे परिवार होंगे जो हमारे सूर्यवंशी परिवार और पुनरुत्थान संघ के साथ मतभेद रखते हैं। सूर्यकांत ने आंखें सिकुड़ी और कहा, वे जानते हैं कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा, इसलिए वे गुप्त रूप से कार्य करते हैं, हमें योजनाओं के साथ एक एक करके तोड़ने का इरादा रखते हैं। आपका क्या मतलब है? अंगद ने अपना सिर खुजलाया। अंगद जी, अगर मेरा सूर्यवंशी परिवार खबर मिलते ही तुरंत लोगों को जाह्नवी नगर भेज देता है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मौत। अंगद ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बिल्कुल सही, सूर्यकांत ने कहा। यदि मेरा अनुमान सही है तो विपक्ष ने जाह्नवी नगर के रास्ते में पहले ही घात लगा रखी है। जैसे ही हमारे सूर्यवंशी परिवार के सदस्य दिखाई देंगे वे वज्र की तरह हमला करेंगे। उस समय भले ही हमारे 2 बुजुर्ग बच भी जाएं, वे गंभीर रूप से घायल होंगे और बाद की लड़ाई में भाग लेने में असमर्थ होंगे। अंगद ने गहरी सांस ली। अंगद जी, यदि मेरे सूर्यवंशी परिवार को भारी नुकसान होता है तो आपका पुनरुत्थान संघ क्या करेगा? ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपमान का घूंट पी लेगा, या आप जवाबी कार्रवाई शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि आपका पुनरुत्थान संघ चाहे जो भी विकल्प चुने, यह विपक्ष की अपेक्षाओं के भीतर है। सूर्यकांत ने कहा। अपमान का घूंट पीना निस्संदेह उन लोगों के अहंकार को बढ़ाता है। इस बार उन्होंने केवल लांबा परिवार के एक सदस्य को मारा, अगली बार वे आपके पुनरुत्थान संघ के कई परिवारों को मार सकते हैं। और प्रतिशोध के बारे में, मेरा सूर्यवंशी परिवार एक उदाहरण है, सूर्यकांत ने कहा। यह। अंगद घबरा गया। कुलपति सूर्यकांत, आपके दृष्टिकोण के अनुसार हमारा पुनरुत्थान संघ पूरी तरह से दूसरों की दया पर है, जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं है। नहीं, अभी भी एक मौका है। कैसा मौका? सरल है, पुनरुत्थान संघ और हमारा सूर्यवंशी परिवार सहयोग करें और एक साथ कार्य करें। सूर्यकांत ने कहा, उस पर एक नज़र डालते हुए। अंगद जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुनरुत्थान संघ के अन्य सदस्यों ने शुरू में कार्य करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हमारे सूर्यवंशी परिवार से जल्दी कार्य करने का आग्रह करने के लिए आपको यहाँ भेजा, है ना? हाँ हाँ। अंगद एक पल के लिए झिझका, फिर स्वीकार कर लिया। दरअसल उसने भी यही सोचा था। आखिरकार उसके भाई की मौत सूर्यवंशी परिवार के कारण हुई थी। स्पष्टीकरण और किससे मांगता? लेकिन सूर्यकांत को सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। विपक्ष केवल सूर्यवंशी परिवार को ही नहीं बल्कि उनके पुनरुत्थान संघ को भी निशाना बना रहा है। अंगद जी, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। यदि आपको लगता है कि मेरे शब्द गलत हैं तो बेझिझक मान करना शुरू करें। सूर्यकांत ने शांति से कहा। दरअसल वे जानबूझकर सामने वाले को डरा नहीं रहे थे, यह उनका वास्तविक विश्वास था। कुलपति सूर्यकांत, आपने जो कहा वह समझ में आता है। अंगद ने ईमानदारी से सिर हिलाया। मैं पहले बहुत आवेगी था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अंगद जी, आप बहुत विनम्र हैं। हालांकि करण की मृत्यु जाह्नवी नगर योद्धा संघ के शौर्य के कारण हुई, लेकिन इसमें वास्तव में हमारा सूर्यवंशी परिवार शामिल है। अंगद जी, करण के भाई के रूप में आपकी तीव्र प्रतिक्रिया सामान्य है और मैं समझता हूँ। सूर्यकांत ने तुरंत कहा, यह अच्छा है कि कुलपति सूर्यकांत समझते हैं। अंगद ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यदि चीजें वैसी ही हैं जैसी कुलपति सूर्यकांत ने भविष्यवाणी की थी, तो मुझे वापस लौटना होगा और दूसरों को सूचित करना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या कुलपति सूर्यकांत के पास अभी समय है। यदि है तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते। उसने स्वीकार किया कि सूर्यकांत ने वैध बातें की, लेकिन क्या होगा अगर यह उसे देरी करने के लिए जानबूझकर किया गया हो। मैं सम्मानित महसूस करूंगा। सूर्यकांत तुरंत सहमत हो गए। भले ही सामने वाले ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया होता, वे पुनरुत्थान संघ जाना चाहते थे। उजाड़ जंगल में महाबलशाली जीव एक समुद्र की तरह थे, असीम और अनंत। इस समय दो आकृतियां जानवरों के सैलाब के बीच से गुजर रही थीं। भले ही आसपास के महाबलशाली जीव पागलों की तरह इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन वे उनके 10 मीटर के भीतर नहीं आ सकते थे। ऊपर से सेनापति स्तर और यहां तक कि दानव राज स्तर के महाबलशाली जीवों की दहाड़ लगातार गूंज रही थी। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि सूर्यवंशी परिवार के दो दिव्य मानव स्तर के योद्धा थे। उनके चेहरे भी बेहद गंभीर थे। भले ही वे दिव्य मानव स्तर में थे और यहां तक कि मध्य चरण में यदि वे थोड़े भी धीमे हुए और भारी रूप से घिर गए तो उनके थकावट से मरने की संभावना थी। मजले भैया, क्या आपको वास्तव में लगता है कि अमरगढ़ अभी तक नष्ट नहीं हुआ है? भूषण ने अविश्वास में पूछा। जबकि सूर्यकांत लगातार जांच कर रहे थे, वे भी बेकार नहीं बैठे थे। आखिरकार उन्हें दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वास्तव में वे सूर्यकांत से 2 घंटे पहले ही जान गए थे कि अमरगढ़, जहां शौर्य था, अभी भी अस्तित्व में है। अंतर यह था कि उनकी शक्ति सूर्यकांत से कहीं अधिक थी, इसलिए वे सीधे आ सकते थे और उन विवरणों को खोज सकते थे जो बाद वाला नहीं कर सकता था। तुमने भी उपग्रह की तस्वीरें देखी थीं? यशवंत ने गंभीरता से उत्तर दिया। हालांकि इस युग के लोगों की ताकत हमसे बहुत कम है, लेकिन उन्होंने वास्तव में कुछ पहलुओं में प्रगति की है। यदि उपग्रह की तस्वीरें दिखाती हैं कि अमरगढ़ अभी भी अस्तित्व में है, तो संभवतः ऐसा ही है। लेकिन ये कैसे संभव है? भूषण ने एक तेज सांस ली। वे मुश्किल से निकले ही थे कि उनका सामना महाबलशाली जीवों से हो गया। वे जितना आगे गए, उन्हें उतने ही अधिक महाबलशाली जीव मिले। यदि मजले भैया की जिद न होती तो वह बहुत पहले ही वापस लौटना चाहता था। अमरगढ़ के स्थान को देखते हुए कोई भी वहां महाबलशाली जीवों के पैमाने की कल्पना कर सकता था। एक छोटा सा शहर कैसे टिक सकता है, उस जागृत पर निर्भर होकर जिसका नाम ललित है? हमें पता चल जाएगा कि क्या यह अफवाहों जैसा है जब हम वहां पहुंचेंगे। यशवंत ने कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पर्दे के पीछे साजिश करने वालों ने उम्मीद नहीं की होगी कि वे ये जानलेवा जोखिम उठाएंगे और सीधे अमरगढ़ आएंगे, है ना? शौर्य नाम का वह लड़का यहीं से निकला था। उसे विश्वास नहीं था कि उन्हें यहाँ कोई सुराग नहीं मिलेगा। 2 घंटे से अधिक समय बाद दोनों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके द्वारा सामना किए जाने वाले महाबलशाली जीवों की संख्या में काफी कमी आई है। इस हद तक कि बाद में उन्हें केवल इक्का दुक्का ही मिले। हिस, भूषण ने एक तेज सांस ली। यह असामान्य था, बहुत ही असामान्य। तर्क के अनुसार जितना बाहर की ओर उतने ही अधिक महाबलशाली जीव होने चाहिए। अब वे इतने दुर्लभ क्यों हो गए थे? मजले भैया, अमरगढ़ के बारे में निश्चित रूप से कुछ अजीब है। यशवंत ने एक घुरघुराहट के साथ उत्तर दिया, आगे देखते हुए। वे अमरगढ़ की रूपरेखा को धुंधला सा देख सकते थे। जल्द ही दोनों अमरगढ़ से 10 मील से भी कम दूरी पर थे। महाबलशाली जीवों के शव हर जगह बिखरे पड़े थे। जमीन खून से लाल हो गई थी और हवा में खून की बदबू आ रही थी जिससे जी मिचला रहा था। यहाँ एक लड़ाई हुई थी। काफी संख्या में महाबलशाली जीव मारे गए, लेकिन लाशों को देखते हुए 10 लाख नहीं थे। भूषण ने भौहें सिकुड़ी। लगता है कि अफवाहें बड़ा चढ़ाकर पेश की गई थीं। ललित को अनदेखा करो। यशवंत ने सिर हिलाया। हम इस बार केवल शौर्य की पृष्ठभूमि की जांच करने आए हैं। यदि संभव हो तो ललित के साथ किसी भी संघर्ष से बचें। ठीक है, भूषण आसानी से सहमत हो गया। सूर्यवंशी परिवार पहले से ही अशांत समय में था और अधिक दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। भले ही ललित ने उनका विरोध किया, उन्हें सहना होगा। मजले भैया, हमें आगे क्या करना चाहिए? भूषण ने शहर की दीवारों को देखते हुए पूछा। ऊपर कई आकृतियां गश्त कर रही थीं। एक बार जब हम अंदर पहुंच जाएंगे तो हम पहले योद्धा संघ जाएंगे, यशवंत ने कहा। चूंकि वह जाह्नवी नगर योद्धा संघ से है, इसलिए यहाँ शाखा कार्यालय में ऐसे लोग होंगे जो उसे जानते हैं। हमें उनसे कुछ सुराग मिलने चाहिए। वास्तव में, भूषण ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जब तक वे लोगों को ढूंढ सकते थे, बाकी सब आसान था। क्योंकि दूसरी तरफ के लोग चाहे कितने भी चुप्पी साधे हों, उनके पास जुबान खुलवाने के अपने तरीके थे। कोई आ रहा है। उसी क्षण यशवंत ने अचानक कहा,
उसकी नज़र आगे की ओर गई। उसने एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। ये वही है। भूषण की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर वह उत्साहित हो गया, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वयोवृद्ध व्यास थे, जो जाह्नवी नगर योद्धा संघ के निर्माण के पीछे के व्यक्ति थे। वे जाह्नवी नगर में नहीं बल्कि यहाँ थे, जो ठीक ठीक यहाँ एक बड़े रहस्य का संकेत देता था। इसके विपरीत यशवंत इतना खुश नहीं था बल्कि घबराया हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका जोखिम भरा कदम भी पर्दे के पीछे के लोगों की गणना में आ जाएगा। व्यास को उनका इंतजार करने के लिए यहाँ भेजना, क्या वह अकेला था? उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आमने सामने की स्थिति में व्यास निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। व्यास भी यह जानते थे, तो उन्हें अकेले आने का आत्मविश्वास किसने दिया? वह व्यक्ति वास्तव में वयोवृद्ध व्यास थे। उन्होंने शहर में रहते हुए अपने से कमजोर नहीं बल्कि दो शक्तिशाली आभाओं के दृष्टिकोण को महसूस किया था। एक पल के लिए सावधानीपूर्वक महसूस करने के बाद वे जान गए कि यह सूर्यवंशी परिवार के दो बुजुर्ग थे। लंबे समय से मिले नहीं सज्जनों, उन्होंने कहा। उनके चेहरे के भाव जटिल थे। अभिवादन छोड़ो, भूषण ने कोई शिष्टाचार न दिखाते हुए नाक सिकुड़ी। तुम जानते हो हम यहाँ क्यों हैं? अगर तुम समझदार हो तो हमें बताओ कि इसके पीछे कौन है, और हम शायद तुम्हारी जान बख्श दें। अन्यथा हमें निर्दयी होने और तुम्हें यहीं मारने के लिए दोषी मत ठहराना। इसके पीछे का मास्टरमाइंड। वयोवृद्ध व्यास सामने वाले के शब्दों से दंग रह गए। भूषण ने उपहास किया। वयोवृद्ध व्यास, इस बिंदु पर क्या आप अभी भी नाटक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम यह नहीं देख सकते कि पवन प्रदेश के लोग केवल एक बहाना है जो आपने सूर्यवंशी परिवार को नष्ट करने के लिए बनाया है? आप शायद वर्षों से ये सब स्थापित कर रहे हैं, है ना? भूषण, मुझे लगता है कि आपने शायद कुछ गलत समझा है। वयोवृद्ध व्यास रोने और हंसने दोनों की स्थिति में थे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह मामला उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं? ये बस एक संयोग है। हा हा हा, भूषण जोर से हंसा। क्या आपको लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगा? यशवंत, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि इन सब के पीछे कोई जानबूझकर आपके सूर्यवंशी परिवार को निशाना बना रहा है? वयोवृद्ध व्यास ने पूछा। यशवंत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसके वर्षों के अनुभव ने उसे बताया कि कभी भी दूसरे पक्ष के नेतृत्व का पालन न करें, अन्यथा वह बिना एहसास किए आसानी से उनके जाल में फंस जाएगा। इसलिए सीधे जवाब देने के बजाय उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम जाह्नवी नगर जाएंगे और तुम्हारे शिष्य के साथ हिसाब बराबर करेंगे? वयोवृद्ध व्यास को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। वे ये तो नहीं कह सकते थे कि वे पहले से जानते थे कि वे कल एक साथ जाह्नवी नगर जाएंगे, है ना? हालांकि दो लोगों के आगमन ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया, यहाँ तक कि कुछ घबराहट भी पैदा की। क्योंकि शौर्य यहाँ नहीं था, लेकिन सौभाग्य से उसने उन्हें कई उड़ने वाले कनखजूरों पर कमान दी थी। यही कारण था कि सूर्यवंशी परिवार के दो मध्य चरण दिव्य मानव स्तर के योद्धाओं की खोज करने पर वे जल्दी से वहां पहुंच गए। निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। सूर्यवंशी परिवार के दोनों सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। वे और भी अधिक दृढ़ हो गए कि उन्हें अमरगढ़ जाना ही होगा। मेरी सलाह मानिए, आप दोनों अभी रुक जाए। वयोवृद्ध व्यास ने आह भरी। अंतहीन प्रतिशोध कहीं नहीं ले जाता, है ना? बकवास बंद करो। इसे न सुनना ही बेहतर होता। लेकिन इसे सुनने के बाद भूषण को लगा कि वह अपना आपा खोने की कगार पर है। ये तुम्हारा परिवार नहीं है जो मरा है, इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो। क्या तुम जानते हो कि हम तीन भाई कितने वर्षों तक साथ रहे? लेकिन अब सातवां भाई लापता है। सबसे अधिक संभावना है कि मर चुका है। हम इस गुस्से को कैसे पी सकते हैं? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, क्योंकि मैंने भी कई महत्वपूर्ण लोगों को खोया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी समय रहते रुकना अच्छा होता है। पछताने के लिए और अधिक खोने का इंतजार न करें। तब तक पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? यशवंत की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उत्तर बहुत करीब था। यदि उसने अब हार मान ली और मुड़ गया तो उसे पछतावा होगा। मजले भैया, उससे बात करने में समय क्यों बर्बाद करें? चलो बस अपना कदम उठाएं। भूषण गुस्से में बोला। सातवें भाई की मौत निश्चित रूप से इस आदमी से संबंधित है। चूंकि वह बात नहीं करेगा और अभी भी बहाने बना रहा है, तो क्यों न हम उसे नष्ट कर दें और उससे वह जानकारी प्राप्त करें जो हमें चाहिए। सहमत हूं। यशवंत ने थोड़ा सिर हिलाया वयोवृद्ध व्यास को देखते हुए। वयोवृद्ध व्यास, क्या आप स्वेच्छा से हमें बताएंगे कि क्या हुआ, या हमें सहयोग करने के लिए बल प्रयोग करना होगा? आपको अपनी ताकत का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर हम लड़ते हैं तो हम में से कोई भी आपको मार सकता है। एक पर एक लड़ाई में मैं वास्तव में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। वयोवृद्ध व्यास ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। सूर्यवंशी परिवार के दोनों सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। तो तुम्हारे पास मदद है? यशवंत का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि सामने वाला अकेले नहीं आएगा। यदि वह जानता था कि वह कमजोर है जब तक कि उसे समर्थन न हो।
लेकिन जिस क्षण से दूसरा पक्ष दिखाई दिया, वह आसपास की स्कैनिंग कर रहा था और उसे किसी शक्तिशाली उपस्थिति के कोई संकेत नहीं मिले। कुछ मदद है, वयोवृद्ध व्यास के विचार चले। अगले ही पल सूर्यवंशी परिवार के दोनों सदस्यों ने तुरंत कुछ महसूस किया। जमीन के नीचे सावधान, वह चिल्लाया। जमीन के नीचे कई शक्तिशाली आभाएं तेजी से आ रही थीं। उनमें से 3 उससे बहुत अलग नहीं थीं। बूम बूम बूम, 7 या 8 उड़ने वाले कनखजूरे जमीन से बाहर निकले, अपने विशाल मुंह खोलकर और सूर्यवंशी परिवार के दोनों सदस्यों को खतरनाक तरीके से घूरते हुए। उड़ने वाले कनखजूरे, दोनों ने एक स्वर में कहा। वे पथरा गए थे। यहाँ उड़ने वाले कनखजूरे कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें रहस्यमय क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए था? रुको, वयोवृद्ध व्यास ने जिस मदद की बात की थी, क्या ये वे हो सकते हैं? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? वयोवृद्ध व्यास की ताकत उनके बराबर भी नहीं थी। वह इतने सारे उड़ने वाले कनखजूरों को कैसे नियंत्रित कर सकता था और उन्हें उसे पलटने और फाड़ने से रोक सकता था? ये बेतुका है, बिल्कुल बेतुका। क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? वयोवृद्ध व्यास ने पूछा। उनके सामने खड़े दोनों आदमी अवाक थे। सच्चाई ये थी कि इन उड़ने वाले कनखजूरों का सामना करते हुए वे अभी भी लड़ने में सक्षम थे। लेकिन जीतना या अपना वांछित परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे अच्छा परिणाम आपसी विनाश होगा, सबसे बुरा ये होगा कि वे दोनों यहाँ मर जाएंगे जबकि वयोवृद्ध व्यास बिना किसी खरोंच के चले जाएंगे। ये कुछ ऐसा था जिसे वे नहीं देखना चाहते थे। भले ही वे नहीं मरते, गंभीर रूप से घायल होना पहले से ही परेशान सूर्यवंशी परिवार के लिए विनाशकारी होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वे मर गए तो सूर्यवंशी परिवार को जल्द ही अन्य परिवारों द्वारा साफ कर दिया जाएगा। मैं समझ गया, इसके पीछे याज्ञिक परिवार है ना? यशवंत ने ठंडे स्वर में कहा। याज्ञिक परिवार 1000 साल पुराना कुलीन परिवार, जिसकी ताकत सूर्यवंशी परिवार से ऊपर थी और हमेशा वरिष्ठ परिषद में एक स्थान रखता था। भले ही उनके दिव्य मानव स्तर के योद्धा की ताकत कई अन्य प्रथम श्रेणी के परिवारों की तुलना में कुछ कम थी, लेकिन विभिन्न गुप्त तकनीकों के साथ दानव जानवरों को नियंत्रित करने में उनकी विशेषज्ञता के कारण उनकी स्थिति अटूट थी। उनके परिवार के पास 1000 साल पुराना बाघ दानव भी था जो मानव जाति के दैवीय साधना स्तर के बराबर था, जिसने वर्षों से उनकी रक्षा की थी। केवल उनके परिवार के पास वयोवृद्ध व्यास को फाड़ने के बजाय इतने सारे उड़ने वाले कनखजूरों को उनकी बात मानने का आदेश देने का साधन हो सकता था। ये सुनकर वयोवृद्ध व्यास को समझ नहीं आया कि क्या कहें। दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण से उनके संदेह का मतलब बनता था। दुर्भाग्य से उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में किसके खिलाफ थे। वापस जाओ, वयोवृद्ध व्यास ने आह भरी। मेरा विश्वास करो, अगर तुम हार नहीं मानते तो परिणाम तुम्हें पछतावे से भर देंगे। सूर्यवंशी परिवार के दोनों सदस्यों ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वे चाहते थे कि वे दौड़कर जाएं और दूसरे पक्ष का सिर फोड़ दें, लेकिन अपने सामने खतरनाक उड़ने वाले कनखजूरों को देखकर उन्होंने यह विचार त्याग दिया। वे और जोखिम नहीं उठा सकते थे। ठीक है वयोवृद्ध व्यास, जब तुम वापस जाओ तो याज्ञिक परिवार और किसी भी अन्य परिवार को बता देना जो सूर्यवंशी परिवार को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है कि हमें निगलना आसान नहीं होगा। भले ही हम मर जाएं, हम उनमें से कुछ को अपने साथ ले जाएंगे। इसके साथ यशवंत ने वयोवृद्ध व्यास को एक भयंकर घूर दी। चलो चलते हैं। वे दोनों जल्दी से नजरों से ओझल हो गए। अफसोस, वयोवृद्ध व्यास ने सिर हिलाया। वे वास्तव में उन्हें बताना चाहते थे कि उनका असली प्रतिद्वंद्वी हमेशा से केवल एक व्यक्ति रहा है। सौभाग्य से उन्होंने खुद को रोक लिया। चीजों को उलझाए रखना उनके लाभ के लिए अधिक काम करता था। मुझे आश्चर्य है कि शौर्य अभी कहाँ है। सूर्यवंशी परिवार के दोनों सदस्य एक के बाद एक दूरी की ओर चल दिए। मजले भैया, इतना दूर आने के बाद क्या हम बस ऐसे ही जाने वाले हैं? भूषण ने अनिच्छा से कहा। खासकर जब उसने वयोवृद्ध व्यास के हाव भाव के बारे में सोचा तो उसे और भी गुस्सा आया। वह आदमी अपने समय में बस एक छोटा सा प्यादा था जो सूर्यवंशी परिवार के मुकाबले कहीं नहीं था। अब वह उसके सामने अपनी शक्ति का दिखावा कर रहा था। लेकिन क्यों? हम और क्या कर सकते हैं? उन उड़ने वाले कनखजूरों से मौत तक लड़ें? ओह, भूषण के पास शब्दों की कमी थी। बिल्कुल, और इसके अलावा हम खाली हाथ नहीं आए हैं। इसके पीछे के लोगों ने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम यहाँ दिखाई देंगे। यही कारण है कि वयोवृद्ध व्यास को हमें रोकने के लिए उड़ने वाले कनखजूरों को बुलाना पड़ा। इस मामले में निश्चित रूप से याज्ञिक परिवार शामिल है। बिल्कुल, भूषण ने दांत पीसते हुए कहा। किसी और के पास इतने सारे दानव जानवरों को नियंत्रित करने की ऐसी शक्ति नहीं है। जब शौर्य अमरगढ़ लौटा तो वयोवृद्ध वांग ने उसे बताया कि सोनगढ़ के 2 पूर्वज उसे खोजने आए थे। कितने अफसोस की बात है। शौर्य ने धीरे से आह भरी। अगर वह ज्वाला नगर से सीधे अमरगढ़ लौट आता तो उन दोनों से टकराने की पूरी संभावना थी। चून की लड़ाई तो देर सवेर होनी ही थी, तो बेहतर होता कि उन दोनों को पहले ही खत्म करके कल का बोझ हल्का कर दिया जाता। लेकिन विजयगढ़ में हुई देरी के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि यह उम्मीद के मुताबिक ही था।
उसने भविष्य में देखा था कि सोनगढ़ के लोग पुनरुत्थान संघ के साथ मिलकर जाह्नवी नगर पहुंचेंगे, जिसका मतलब था कि वे दोनों आज मरने वाले नहीं थे। वयोवृद्ध वांग थोड़ा दोषी महसूस करते हुए बोले, यह मेरी ही कमी थी। मुझे लगा शायद सब अपनी पुरानी दुश्मनी भुला सकें, इसलिए मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। दुर्भाग्य से वे नहीं माने। उस समय मुझे कुछ उड़ने वाले कनखजूरे भेजकर उन्हें रोकना चाहिए था। कम से कम तुम्हारे लौटने तक तो मैं उन्हें उलझा ही सकता था। वांग जी, आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने सिर हिलाया। अगर ऐसा होता तो सोनगढ़ के वे दोनों जानते थे कि उनकी मौत निश्चित है, इसलिए वे शायद आपको भी अपने साथ ले डूबते। कुछ उड़ने वाले कनखजूरों का जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे बहुत पछतावा होता। ये सुनकर वयोवृद्ध वांग के होंठ भावनाओं से कांपने लगे। वे समझ गए थे कि शौर्य जो कह रहा है वह दिल से कह रहा है, केवल उन्हें खुश करने के लिए नहीं। सच तो ये था कि शौर्य को वांग जी के व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं था। वांग जी के अत्यधिक सतर्क स्वभाव ने उन्हें कई मौकों से वंचित रखा था और युद्ध कौशल में वे अपने समकालीनों से पीछे रह गए थे। लेकिन इसी सतर्कता के कारण वे आज तक जीवित थे, जबकि उनके साथी बहुत पहले ही मारे जा चुके थे। वांग जी, मैं जल्द ही गुप्त क्षेत्र की ओर जाऊंगा। ये उड़ने वाले कनखजूरे आपकी कमान में रहेंगे। अगर वे दोनों वापस आते हैं तो आप या तो गुप्त क्षेत्र में आ जाएगा या मुझे सूचित करने के लिए किसी कनखजूरे को भेज दीजिएगा। शौर्य ने निर्देश दिया। वापसी के रास्ते में उसने लगभग 1 अरब अनुभव अंक खर्च करके सत्य ऊर्जा कला को पूर्णता के स्तर तक पहुंचा दिया था, जिससे उसे सबसे शक्तिशाली अनंत काया प्राप्त हुई थी। यही कारण था कि इस बार वह अकेले ही गुप्त क्षेत्र में जाने का साहस कर रहा था। ठीक है, वयोवृद्ध वांग सहमत हो गए। फिर उनकी आंखों में चिंता दिखाई दी। शौर्य, गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है। सिर्फ पीछे के पहाड़ के राक्षसी जानवर ही नहीं, बल्कि अंदर मौजूद रक्तनाग संप्रदाय भी। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? वांग जी, मैंने उनसे पहले ही निपट लिया है, शौर्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। क्या? वयोवृद्ध वांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने उनसे निपट लिया? क्या हुआ था? क्या तुम्हें चोट लगी? चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शौर्य ने वहां घटी घटनाओं का वर्णन किया। वे इतने शक्तिशाली थे। वांग जी का मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब था कि जब वे पहले वहां गए थे तो वे साए उन पर भी नजर रख रहे थे। मैं समझ गया। वांग जी सिहर उठे। उन प्राणियों ने महसूस कर लिया होगा कि मैं आसानी से उनके प्रभाव में नहीं आऊंगा, इसलिए उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन तुम अलग हो। उन्होंने देखा कि तुम एक सहस्राब्दी बाद के हो। मेरी चेतावनियों के बावजूद तुम्हारी सतर्कता मेरी तरह मजबूत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया। ऐसा ही लगता है, शौर्य ने सहमति जताई। वैसे तुमने कहा था कि उन्होंने तुम्हें एक सर्वोच्च स्तर की युद्ध कला दी थी। वयोवृद्ध वांग को अचानक कुछ याद आया और उनका चेहरा फिर से तनावपूर्ण हो गया। कहावत है कि जब कोई दुश्मन मेहरबान होता है तो उसके इरादे कभी नेक नहीं होते। वे साए नफरत से भरे हुए थे। वे शौर्य को भला कोई सर्वोच्च युद्ध कला क्यों देंगे? इसमें जरूर कोई चाल थी। वांग जी, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। उस तकनीक में वाकई समस्याएं थीं। शौर्य मुस्कुराया, लेकिन मैंने उन कमियों को पहचान लिया था। उस तकनीक का मकसद मेरे अंदर एक हृदय राक्षस पैदा करना था, ताकि मैं उनके नियंत्रण में आ जाऊं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए मैंने अपनी समझ से उन कमियों को भर दिया। अगर यह बात कोई और कहता तो वांग जी एक पल के लिए भी विश्वास न करते। लेकिन ये शौर्य था और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। फिर भी उन्होंने सलाह दी, जब तक तुम्हारा दिमाग साफ है तब तक ठीक है। लेकिन याद रखना, एक बार की जीत से लापरवाह मत हो जाना। वे अनगिनत बार हार सकते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बार हारना है और तुम्हारा अंत हो जाएगा। जी, मैं आपकी बात याद रखूंगा। शौर्य ने सिर हिलाया। वयोवृद्ध वांग से विदा लेकर वह तुरंत गुप्त क्षेत्र नहीं गया, बल्कि उस जगह गया जहां मेंग शुए के दुश्मन रह रहे थे। उसकी सम्राट की शक्ति अवलोकन कला भविष्य देख सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ता था। उसने पहले ही देख लिया था कि कल सोनगढ़ का परिवार पुनरुत्थान संघ के साथ जाह्नवी नगर आएगा। वह मेंग शुए के पास ये जानने गया कि क्या उसने कुछ देखा है। दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। कौन है? अंदर से मानवी की आवाज आई। मैं हूँ, शौर्य। शौर्य। दरवाजा तुरंत खुला और मानवी उसे देखकर चहक उठी। शौर्य, तुम आ गए। आओ, जल्दी अंदर आओ। उसने शौर्य का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। कमरे के अंदर मेंग शुए कुर्सी पर बैठी थी। उसकी नजरें खिड़की से हटकर शौर्य पर टिकी, जिनमें चिंता साफ दिख रही थी। मेरी दीदी कल से ही ऐसी हैं, मानवी ने उदास चेहरे के साथ कहा। बैठो, मैं पानी लाती हूँ। शौर्य तुरंत कुछ समझ गया और मेंग शुए के सामने बैठकर पूछा, लगता है इस बार तुमने जो भविष्य देखा है वह अच्छा नहीं है। मेंग शुए ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
शायद तनाव की वजह से गलती हो गई हो, इसलिए मैंने सोचा कि 1-2 दिन बाद फिर से भविष्यवाणी करके पक्का कर लूँ। तुम्हारी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती, शौर्य ने कहा। मेंग शुए ने गहरी सांस ली और शौर्य की ओर देखते हुए कहा, मैंने अमरगढ़ के बाहर 4 आकृतियां देखीं। 4 आकृतियां? शौर्य एक पल के लिए रुका, फिर कुछ महसूस करते ही उसकी आंखें फैल गईं। क्या तुम्हारा मतलब है? मानवी अभी भी उलझन में थी। 4 आकृतियां? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगला हमला 4 जानवरों का होगा? पिछले 10 लाख जानवरों के हमले के मुकाबले तो यह अच्छी खबर है ना? तुम जो सोच रही हो, ये वही है। मेंग शुए ने आह भरी। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि मैं आगे देखने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन मेरा अनुमान है कि वे 10 साल पहले वाले 3 दानव सम्राट स्तर के जीव हैं और एक हाल ही में प्रकट हुआ नया दानव सम्राट। दानव सम्राट स्तर। मानवी अपनी सीट से उछल पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। 4 दानव सम्राट एक साथ? 3 दानव सम्राटों से निपटने के लिए पूरे आर्य राष्ट्र की ताकत लग जाती है, और यहाँ 4 आ रहे हैं, वह भी एक छोटे से शहर अमरगढ़ पर हमला करने। शौर्य का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। अमरगढ़ पर दानव सम्राट का हमला उसे हैरान नहीं कर रहा था, लेकिन 4 का एक साथ आना उसकी कल्पना से परे था। ये चारों दानव सम्राट अमरगढ़ कब पहुंचेंगे? शौर्य ने पूछा। 1 सप्ताह के भीतर, मेंग शुए ने दांत पीसते हुए कहा। 1 सप्ताह? शौर्य ने गहरी सांस ली। समय न बहुत कम था, न बहुत ज्यादा। मैं समझ गया। अगले ही पल वह खड़ा हो गया। अगर मैं उन चारों दानव सम्राटों को मार सकूं, तो न केवल अमरगढ़ बल्कि पूरे आर्य राष्ट्र के लोग बच जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, भरोसा रखो। अगर वह दिन आया तो मैं तुम्हें पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दूंगा। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। समय कम था, उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी। कम से कम पहले दिव्य मानव स्तर तक पहुंचना होगा। वह लड़का फिर आ गया। जैसे ही शौर्य ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, संप्रदाय के खंडहरों में छिपे कई सायों ने उसे देख लिया। उसे सीधे पीछे के पहाड़ की ओर जाते देख उनके चेहरों पर नाराजगी छा गई। क्या ये लड़का सच में इस जगह को अपना पिछवाड़ा समझता है? लानत है, अगर मैं यहाँ फंसा न होता तो उसकी आत्मा निकाल लेता। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, शौर्य को तकनीक सिखाने वाले साय ने तुरंत कहा, वह मेरा शिकार है। तुम लोग बीच में नहीं आओगे। ये सुनकर बाकी साय चुप हो गए। पीछे के पहाड़ पर शौर्य के पीछे 30 मीटर से भी ऊंची एक वज्र मूर्ति प्रकट हुई, जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखें क्रोध बरसा रही थीं। इस समय उसके बाएं हाथ ने एक विशाल सर्प अजगर को दबा रखा था, जबकि उसके पहाड़ जैसे मुट्ठी उस जीव पर बरस रहे थे। हर प्रहार से जमीन कांप रही थी। सायों का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। रौद्र नेत्र वज्र अवतार, वह महावज्र दैवीय शक्ति में भी महारत हासिल कर रहा है। इतना विशाल अवतार बनाने के लिए उसकी साधना कम से कम महान सफलता या पूर्णता के स्तर पर होनी चाहिए। आसपास के साए भी हक्के बक्के थे। अजीब बात है, एक महिला जैसे साए ने कहा, उसने अपनी पिछली यात्राओं में इस चाल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह असंभव है, यह असंभव है। शौर्य को तकनीक सिखाने वाला साया, जिसे वे कालगिरी कहते थे, कांपने लगा। वह जानता था कि शौर्य ने पहले ये तकनीक इस्तेमाल क्यों नहीं की, क्योंकि कल तक उसके पास ये थी ही नहीं। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? एक दिन भी नहीं बीता और उसने एक सर्वोच्च स्तर की युद्ध कला में पूर्णता हासिल कर ली। कालगिरी, क्या बात है? एक साय ने पूछा। क्या ये तकनीक तुमने ही उसे दी थी? कालगिरी को सिर हिलाना पड़ा। तो यह है तुम्हारी चाल? तुमने तकनीक में जाल बिछाया था। दूसरे साय ने ताना मारा। लेकिन देखो, उसने एक दिन में ही उसे सिद्ध कर लिया। ये लड़का कोई सामान्य प्रतिभा नहीं है, यह एक राक्षस है। भविष्य का युद्ध देवता। कई काली आकृतियां शौर्य को ठंडी नजरों से घूरने लगीं। जिसे वे जितना शक्तिशाली मानते, उसे मारने में उन्हें उतना ही मजा आता। लेकिन कालगिरी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। हिमगिरी, यह एक विशाल शहर था जहां हिम सम्राट का निवास था। यहाँ जागृति संघ के मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर एक और ऊंची इमारत थी, वरिष्ठ परिषद। इस समय इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर 100 मीटर व्यास वाली गोल मेज के चारों ओर 5 बुजुर्ग बैठे थे। वे सभी आर्य राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ बुलाने का कारण बताने की जरूरत है, पारंपरिक वेशभूषा पहने एक बुजुर्ग ने कहा, जो सुराना परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्या फैंग देश के कुछ मरे हुए लोगों के लिए इतना हंगामा जरूरी है? बाईं ओर बैठे एक बुजुर्ग ने कान खुजाते हुए लापरवाही से कहा। इनका नाम जयचंद था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह पुनरुत्थान संघ का काल था। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने कड़ाई से कहा। बिल्कुल, लोहिया कुल का पुनरुत्थान संघ में महत्वपूर्ण स्थान है। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने सहमति जताई। जयचंद ने हंसते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उन फैंग देश वालों को मत लाओ।
अब भुगतो। मेरी जानकारी के अनुसार उन फैंग देश वालों ने ही पहले लूटपाट की थी और मारे गए। फिर सोनगढ़ के बच्चों और उस काल ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वे भी हार गए। अजीब बात है, सोनगढ़ वाले कभी चुप नहीं बैठते, वे पुनरुत्थान संघ के पास क्यों गए? शायद संघ को भी सोनगढ़ वालों ने ही उकसाया है। तो क्या हुआ? उस लड़के शौर्य ने पुनरुत्थान संघ के सदस्य को मारा है, यह एक सच्चाई है। कुलीन परिवारों की गरिमा को चुनौती नहीं दी जा सकती, सुराना परिवार के बुजुर्ग ने कहा। मतदान करते हैं। 4 हाथ पक्ष में उठे। जयचंद ने भी कंधे उचकाते हुए हाथ उठा दिया। भले ही मुझे तुम लोगों का तरीका पसंद नहीं, लेकिन जाह्नवी नगर के उस संघ ने कुलीन परिवारों को चुनौती दी है, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। फैसला हो चुका था। जाह्नवी नगर युद्ध कला संघ को या तो घुटने टेकने होंगे या मिटना होगा। जाह्नवी नगर युद्ध कला संघ का मुख्यालय अब वीरान पड़ा था। मुख्य द्वार कसकर बंद था। दूसरी मंजिल के एक कार्यालय में जाह्नवी नगर के नगर प्रमुख यशवर्धन शिव ताओ को क्षमा प्रार्थी नजरों से देख रहे थे। भाई शिव, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यशवर्धन जी, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपका इस समय यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, शिव ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी फोन की घंटी बजी। शेमिंग ने फोन उठाया। क्या ये जाह्नवी नगर युद्ध कला संघ का मुख्यालय है? एक ठंडी पुरुष आवाज गूंजी। जी हाँ, आप कौन? मेरा नाम खन्ना है, तुम मुझे निदेशक खन्ना कह सकते हो। शिव ताओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। तुम्हारा अध्यक्ष कहाँ है? खन्ना ने पूछा। वे यही हैं, बात कराओ। शिव ताओ आगे आए। मैं शिव ताओ बोल रहा हूँ। शिव ताओ, तुमने पुनरुत्थान संघ के सदस्यों को मारने और सोनगढ़ परिवार को बंधक बनाने की जुर्रत की है। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं है? शिव ताओ ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। निदेशक खन्ना, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने, खन्ना ने बात काट दी। शौर्य कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अध्यक्ष होकर तुम्हें नहीं पता? बहुत हुआ। इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को आधे दिन के भीतर हिमगिरी में स्थित वरिष्ठ परिषद भवन में सजा पाने के लिए उपस्थित होना होगा। अगर देर हुई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, समझे? क्या? हिमगिरी में वरिष्ठ परिषद? कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वरिष्ठ परिषद ने उन्हें तलब किया था। ये बातें सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। क्या वरिष्ठ परिषद वास्तव में पुनरुत्थान संघ को खुश करने के लिए शिव ताओ और अन्य लोगों से निपटना चाहती है? निदेशक वर्मा, गलती तो पहले उन विदेशी लोगों की ही थी। शिव ताओ ने गंभीरता से कहा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं ये सुनने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हूं कि किसकी गलती थी। मैं आपको सूचित करने के लिए फ़ोन कर रहा हूं कि आधे दिन के भीतर आपको बैजन नगर पहुंचना होगा। निदेशक वर्मा का स्वर ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो यहाँ आने पर वरिष्ठ सदस्य आपको संतोषजनक स्पष्टीकरण देंगे, समझे? शिव ताओ चुप रहे। वह कोई बच्चे नहीं थे। जब आप किसी और के क्षेत्र में होते हैं तो नियम भी उन्हीं के चलते हैं। क्या आपको भरोसा नहीं हो रहा? निदेशक वर्मा ने इसे भांप लिया और उपहास करते हुए कहा कि भले ही आपको यकीन न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरिष्ठ परिषद के खिलाफ जाने वाले का अंत कभी अच्छा नहीं होता। अगर विश्वास नहीं है तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। निदेशक वर्मा, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं बस बहुत हो गया। निदेशक वर्मा ने फिर से बीच में टोकते हुए कहा कि मैंने संदेश पहुंचा दिया है। यदि आज रात तक आप बैजन नगर में नहीं दिखे तो समझ लीजिए चेतावनी दे दी गई है। आप बात मानते हैं या नहीं, यह आपका मामला है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। कमरे में तनावपूर्ण माहौल और गहरा गया, जिससे वहां मौजूद किसी के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वहां उपस्थित कुछ लोगों के दिलों में निराशा की भावना फैल गई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनका मुकाबला केवल सोनी परिवार और पुनरुत्थान संघ से है। उन दो ताकतों ने ही उन्हें निराश कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ परिषद भी अल्टीमेटम जारी कर देगी। वरिष्ठ परिषद को नाराज करने का परिणाम क्या होगा? शायद उन्हें फिर कभी आर्य राष्ट्र में बसने के लिए जगह न मिले। यशवंत एक ओर बैठे थे, मुंह खोल रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। ये स्पष्ट था कि यदि शिव ताओ और अन्य लोग जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। निदेशक वर्मा के स्वर ने उचित संचार के लिए कोई धैर्य नहीं दिखाया था। लेकिन अगर वे नहीं गए तो उनका अंत संभवतः और भी बुरा होगा। भाई यशवंत, आपको अभी वापस जाना चाहिए। हमसे मिलने के लिए इतना जोखिम उठाने के लिए धन्यवाद, शिव ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई शिव, मैं यशवंत थोड़ा हकलाए। शिव ताओ ने सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह समझ गए हैं। भाई शिव, मैं आप सभी के अच्छे भाग्य की कामना करता हूँ। यशवंत खड़े हो गए, सबको गहरी नज़र से देखा। ये संभवतः उनकी आखिरी मुलाकात थी। यशवंत के जाने के बाद कमरे में मौजूद कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। अध्यक्ष, हम क्या करें?
किसी ने पूछा कि क्या हम वास्तव में निदेशक वर्मा की बात मानेंगे और आधे दिन के भीतर बैजन नगर पहुंचेंगे। अगर हम गए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, है ना। एक और व्यक्ति थोड़ा पीछे हट गया। ये केवल वरिष्ठ परिषद नहीं थी, सोनी परिवार और पुनरुत्थान संघ भी बैजन नगर में थे। शायद सोनी परिवार और पुनरुत्थान संघ के लोग अभी वहां इंतजार कर रहे थे। क्या वरिष्ठ परिषद पुनरुत्थान संघ की बातों को नजरअंदाज करेगी और उनकी बात सुनेगी? सबसे अधिक संभावना है उनके पहुंचते ही उन्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा। हम वैसे भी मारे जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। चांग फई ने ठंडी आह भरी, अगर हम नहीं गए तो हम यहाँ कुछ सम्मान के साथ मर सकते हैं। अगर हम गए तो कौन जानता है कि हम किस अंधेरे कोने में मरेंगे। बिल्कुल, शिवताओ ने थोड़ा सिर हिलाया कि चूंकि वे आना चाहते हैं उन्हें आने दो। यह अपेक्षा से बस कुछ अधिक लोग हैं। वह जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन हो गए थे। फिर भी शहर के बाहर कुछ ही दूर पशुओं की बाढ़ के बारे में सोचकर उन्हें एक अवर्णनीय वीरानी का एहसास हुआ। वे अभी भी आपस में लड़ रहे थे जबकि पशुओं का खतरा मंडरा रहा था। हाँ, हम वैसे भी मारे जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वरिष्ठ परिषद का फोन आना अप्रत्याशित था। मुझे लगता है कि हमें शौर्य और वयोवृद्ध वान को सूचित करना चाहिए ताकि वे जाल में न फंसें। समर ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं उसे फोन करूंगा। उसी समय बैजन नगर पुनरुत्थान संघ सम्मेलन कक्ष में सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले विदेशी लोगों का एक समूह बैठा था। कई काले बालों और काली आंखों वाले लोग भी बीच में थे। उनमें से एक सोनी परिवार के पूर्व मुखिया सोनी ललित थे। अन्य लोग थोड़े अपरिचित थे, लेकिन नेता की पहचान बोलते ही तुरंत पहचानी जा सकती थी। अध्यक्ष केत, निदेशक वर्मा ने थोड़ा झुककर सामने वाले लंबे गोरे आदमी का बड़ा हाथ धीरे से थाम लिया। चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा कि आपने अभी फोन पर सुना। मैंने वरिष्ठ परिषद के सर्वोच्च निर्देश को जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स संघ के लोगों तक पहुंचा दिया है। उन्हें कुछ घंटों के भीतर यहां होना चाहिए। तब तक उनसे कैसे निपटना है यह आप पर निर्भर है। नहीं, वर्मा, केत बहुत खुश नहीं दिखे, लेकिन पूछा कि क्या होगा अगर वे नहीं आए। आपके आर्य राष्ट्र में एक पुरानी कहावत है, आदमी चाकू है, मैं मछली हूं। वे मूर्ख नहीं हैं, वे जानते हैं कि यहां आना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वे शायद न आए। मिस्टर केत, भले ही वे न आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निदेशक वर्मा थोड़ा मुस्कुराए, स्थिति पर अपने नियंत्रण के प्रति आश्वस्त। मैंने उन्हें चेतावनी दी है, यदि वे नहीं आए तो वे परिणाम भुगतेंगे। यदि वे वास्तव में नहीं आते हैं तो कल सुबह तक वरिष्ठ परिषद आपके साथ लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए जाह्नवी नगर भेजेगी। परिणाम वही होगा। केत ने सिर हिलाया कि यह बेहतर लगता है। हा, निदेशक वर्मा चापलूसी से हंसे कि निश्चिंत रहें मिस्टर केत, हमने हमेशा पुनरुत्थान संघ के मामलों को प्राथमिकता दी है। पांचों बुजुर्ग इस मुद्दे पर बहुत चौकस हैं। हमें मिस्टर काल की मृत्यु का गहरा खेद है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि पुनरुत्थान संघ को संतोषजनक समाधान मिले। सम्मेलन कक्ष में मौजूद विदेशी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वर्मा, एक और बात है। केत ने अपने बगल में बैठे सोनी ललित की ओर देखा। मिस्टर सोनी ने एक ऐसी ताकत का उल्लेख किया जो हमारे पुनरुत्थान संघ को निशाना बना रही है। वे लंबे समय से साजिश रच रहे हैं और लासन कबीले के जॉन की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। इन शब्दों ने विदेशी लोगों को फिर से तनाव में डाल दिया। काल की मौत के बाद उनका इरादा वरिष्ठ परिषद को शामिल करने का नहीं था, बल्कि सोनी परिवार से जमकर वसूली करने की उम्मीद थी, शायद इसे पूरा निगल जाने की भी। लेकिन सोनी ललित के आने और उनकी बातों ने उन्हें डरा दिया था। वे जानते थे कि गुप्त रूप से कई लोग उन्हें नापसंद करते थे। यदि वरिष्ठ परिषद का संरक्षण न होता तो वे बहुत पहले ही मिटा दिए गए होते। लेकिन अब कोई वरिष्ठ परिषद की अनदेखी कर रहा था और उन्हें निशाना बना रहा था। वे कैसे चिंतित नहीं होते। बिल्कुल बकवास। निदेशक वर्मा ने सोनी ललित को घूरा। उनका स्वर व्यंग्य से भरा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मिस्टर केत, पुनरुत्थान संघ के सदस्य, निश्चिंत रहें, हमारे आर्य राष्ट्र में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो जानबूझकर आपको निशाना बना रही हो। आप ऐसा नहीं कह सकते। सोनी ललित, जो अब तक चुप थे, ने धीरे से कहा कि जहां तक मुझे पता है, जागृति संघ ने काफी समय से पुनरुत्थान संघ को शक की नजर से देखा है। विदेशी लोग डर के मारे पीले पड़ गए। सोनी ललित, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? निदेशक वर्मा गरजे। उनके पीछे खड़े लोग भी गुस्से से सोनी ललित को घूरने लगे। सोनी ललित भयभीत नहीं हुए, उन्हें वापस घूरते रहे। अगर मैंने जो कहा वह सच नहीं था तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सोनी परिवार पहले ही विनाश के कगार पर था। वे इस संकट से बचने के बाद उनके शब्दों के परिणामों से निपटेंगे। घबराए हुए? किस बात से घबराए हुए? निदेशक वर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सोनी ललित, सोनी परिवार के पूर्व मुखिया के रूप में आपको पता होना चाहिए कि क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। मैं आपके शब्दों की रिपोर्ट पांचों बुजुर्गों को दूंगा।
आगे बढ़ो। इतना कहकर सोनी ललित उठकर बाहर चले गए। उनका लक्ष्य पूरा हो गया था, अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था। अगले दिन जैसे ही पूर्व दिशा ने हल्की सफ़ेद रोशनी बिखेरी, शौर्य गुप्त क्षेत्र से निकला और चट्टान पर खड़ा हो गया। उसने धीरे से सांस छोड़ी और पैनल की ओर देखा। बड़ी मात्रा में औषधीय खजाने को अवशोषित करने के बाद कड़ी मेहनत रंग लाए उसके शक्ति सागर में सत्य ऊर्जा अंततः 100% तक पहुंच गई। दूसरे शब्दों में, जब तक वह चाहे वह किसी भी समय देव मानव स्तर में प्रवेश कर सकता है। और यह एक स्वर्ग श्रेणी की युद्धकला सत्यमणि का संघनन होगा। सोनी परिवार और पुनरुत्थान संघ के लोगों के आने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। शौर्य ने जाह्नवी नगर की दिशा में देखा। अगर ऐसा है तो मैं अभी सफलता प्राप्त कर लूंगा। वह पालती मारकर बैठ गया और सफलता पर क्लिक किया। तुरंत मूल रूप से शांत शक्ति सागर अचानक उत्तेजित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ शक्ति सागर में सत्य ऊर्जा को हिला रहा हो, जिससे वह पागलों की तरह घूमने लगी। शौर्य कुछ हैरान था। वह अपने शक्ति सागर को तेजी से सिकुड़ता हुआ महसूस कर सकता था। दूसरे शब्दों में, जब युद्ध कला सत्यमणि संघनित होती है तो शक्ति सागर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया। उसी समय उसके सिर के ऊपर मौसम में नाटकीय रूप से बदलाव आया। बड़ी मात्रा में गरजने वाले बादल इकट्ठे हो गए। पहले का साफ मौसम एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बीत गए। उसके शरीर के अंदर का शक्ति सागर अपने पिछले आकार के 10वें हिस्से से भी कम रह गया था, और यह आश्चर्यजनक गति से संकुचित होता रहा। उसके सिर के ऊपर गरजने वाले बादल और भी घने हो गए, यहाँ तक कि सैकड़ों मील तक फैल गए, जिसके भीतर बैंगनी बिजलियां चमक रही थीं और गड़गड़ाहट की आवाज़ हजारों मील तक फैल गई। अमरगढ़ में वयोवृद्ध वांग, जो ध्यान कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। अगले ही पल उनकी आकृति एक फ्लैश में छत पर दिखाई दी। क्या कोई देव मानव स्तर में प्रवेश करने वाला है? उनकी आंखों में आश्चर्य भरा था। यहाँ तक कि उनकी याद में भी देव मानव स्तर में प्रवेश करते समय किसी के लिए इतना हंगामा करना दुर्लभ था। रुको! अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। वह जगह लाल अजगर संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र की दिशा में लग रही थी। क्या ये हो सकता है? उनका शरीर कांप उठा। जो व्यक्ति अभी सफलता प्राप्त कर रहा है, क्या वह शौर्य हो सकता है? एक तो उसे वास्तव में देव मानव स्तर में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। दूसरे, ये लाल अजगर संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र की दिशा में था। इतने संयोग कहाँ से आते हैं? ये सोचकर उन्होंने और रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बिना रुके गरजने वाले बादलों के इकट्ठा होने की जगह की ओर दौड़ पड़े। उसी समय शौर्य के 1000 मील के दायरे में अनगिनत खूंखार जानवर जमीन पर लेटे हुए कांप रहे थे। यहाँ तक कि सेनापति स्तर के खूंखार जानवर भी इसके अपवाद नहीं थे। केवल कुछ दानव राज स्तर के खूंखार जानवरों के पास बुद्धि थी और वे अपने दिलों की गहराई से उठने वाले डर को दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी गरजने वाले बादलों के इकट्ठा होने की जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। चट्टान पर शौर्य के शरीर के अंदर शक्ति सागर अपने पिछले आकार के 1% से भी कम संकुचित हो गया था। अनगिनत सत्य ऊर्जा एक साथ दब गई थी, जिससे किसी भी क्षण फटने का एहसास हो रहा था। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर यह देखा जा सकता था कि केंद्र की स्थिति में युद्ध कला सत्यमणि पहले ही आकार ले चुकी थी और बड़ी मात्रा में संकुचित सत्य ऊर्जा उसमें अवशोषित हो रही थी। सत्य ऊर्जा के प्रत्येक अतिरिक्त अवशोषण के साथ युद्ध कला सत्यमणि और अधिक ठोस हो गई। एक बार जब आसपास की सभी सत्य ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी तो स्वर्ग श्रेणी की युद्ध कला सत्यमणि पूर्ण हो जाएगी। कोई लहर या हलचल नहीं, लेकिन इसकी उम्मीद थी। आखिरकार अन्य मार्शल कलाकार अपने शरीर के भीतर अपर्याप्त सत्य ऊर्जा के कारण युद्ध कला सत्यमणि को संघनित करने में विफल रहे, या उन्होंने तीसरी श्रेणी या दूसरी श्रेणी की युद्ध कला सत्यमणि के लिए समझौता करना चुना। लेकिन उसके लिए सफलता से पहले उसके शरीर में सत्य ऊर्जा क्षेत्र के 6ठे चरण के मार्शल कलाकार के बराबर थी। वयोवृद्ध वान के अनुसार सत्य ऊर्जा को इस हद तक संकुचित करना उनके युग में अत्यंत दुर्लभ था। सैकड़ों मील तक फैले गरजने वाले बादल धीरे धीरे छट गए और बादलों की दरारों से सूरज की एक किरण दूर नहीं वयोवृद्ध वान के चेहरे पर पड़ी। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। इस समय उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा को महसूस करने के लिए अमृतत्व कला को संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका मूल स्तर सत्य ऊर्जा क्षेत्र से देव मानव स्तर के प्रारंभिक चरण में बदल गया था, और उसकी पिछली सत्य ऊर्जा अमृत शक्ति में बदल गई थी। पहले यह 12 मिलियन सत्य ऊर्जा थी, अब यह 1200 अंक अमृत शक्ति है, तो अमृत शक्ति का एक अंक 10,000 अंक सत्य ऊर्जा के बराबर है। नहीं, ये सही नहीं है। शौर्य धीरे से हंसा। उसकी सत्य ऊर्जा दूसरों से अलग थी। इस प्रकार उसकी वर्तमान एक अंक अमृत शक्ति दूसरों की एक अंक अमृत शक्ति से भी अलग थी। अमृत शक्ति मान के पीछे एक प्लस चिन्ह वाला ब्रैकेट था। स्वाभाविक रूप से संभावित अंकों का उपभोग करके इसे सुधारा जा सकता था।
एक बार जब यह एक निश्चित मान तक पहुंच जाता है तो देव मानव स्तर के प्रारंभिक चरण के ऊपर एक प्लस चिन्ह भी दिखाई देना चाहिए, जो ये दर्शाता है कि एक और सफलता संभव है। पैनल द्वारा ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा को अवशोषित करने के अनुपात को नहीं दिखाने के लिए शौर्य को लगा कि यह उसके द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट्स से संबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च स्तर की मार्शल आर्ट्स बनाम दैवीय दानव स्तर की मार्शल आर्ट्स। हालांकि दोनों ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा उधार लेते हैं, उधार ली गई राशि और शरीर पर आवश्यकताएं निश्चित रूप से भिन्न हैं। और वही दैवीय दानव स्तर की मार्शल आर्ट्स खेती के स्तर के आधार पर अलग अलग प्रभाव भी देगी। ऐसा लगता है कि दैवीय दानव स्तर की मार्शल आर्ट्स के एक पूरे सेट में महारत हासिल करना आवश्यक है। शौर्य ने मन ही मन सोचा। सौभाग्य से अब वह ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा उधार ले सकता था। वही 10,000 तलवारें संप्रदाय में वापसी अब इस्तेमाल की जाती हैं। तलवार की ऊर्जा का आकार अलग होगा, लेकिन अब इसका परीक्षण करने का समय नहीं है। उसकी आकृति चमकी और वयोवृद्ध वांग के सामने प्रकट हुई, थोड़ा झुकते हुए। वयोवृद्ध वांग, शौर्य, तुमने सफलता प्राप्त कर ली। वयोवृद्ध वांग को यह सवाल पूछने पर तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि क्या ये बकवास नहीं थी? अभी की आकाशीय घटना कोई भ्रम नहीं थी। इसके अलावा घटना अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उन्हें जो सवाल पूछना चाहिए था वह ये था कि आपने किस श्रेणी की युद्ध कला सत्यमणि को संघनित किया है। शौर्य स्वाभाविक रूप से उनके संदेह को समझ गया और मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, और मैंने जिस श्रेणी को संघनित किया है वह एक स्वर्ग श्रेणी की युद्ध कला सत्यमणि है। स्वस्वर्ग श्रेणी। गहरी सांस लेते हुए वयोवृद्ध वांग बहुत हैरान नहीं थे। आखिरकार उस समय जब शिवताओं ने देव मानव स्तर में प्रवेश किया और पहली श्रेणी की युद्ध कला सत्यमणि को संघनित किया तो इसके कारण होने वाली आकाशीय घटना केवल 1 दर्जन मील थी, लेकिन शौर्य की घटना सीधे 100 मील से अधिक फैल गई। ये कहना कि यह स्वर्ग श्रेणी की युद्ध कला सत्यमणि नहीं थी। वे इसे तब भी नहीं मानते अगर उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। अगले ही पल वयोवृद्ध वांग की आंखों में राहत भर गई। यह अच्छा है कि यह एक स्वर्ग श्रेणी की युद्ध कला सत्यमणि है। वास्तव में मुझे कल कुछ खबरें मिलीं। मैं आपको केवल तभी बताने की योजना बना रहा था यदि आप सफलता प्राप्त नहीं करते। अब लगता है कि सब कुछ किस्मत में लिखा है। वयोवृद्ध वांग, क्या खबर है? शौर्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके दिल में उससे पहले से ही एक आभास था। काल की हत्या ने पुनरुत्थान संघ को नाराज कर दिया और उन्होंने वरिष्ठ परिषद से मदद मांगी। ठीक कल वरिष्ठ परिषद का उच्च स्तरीय निर्णय ये था कि जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट संघ से जुड़े सभी लोगों को आधे दिन के भीतर बैजन नगर में होना चाहिए और धमकी दी कि किसी भी देरी का जोखिम उनका अपना होगा। वयोवृद्ध वांग ने आह भरी। वरिष्ठ परिषद भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है। शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। हाँ, मुझे लगता है कि आज यहाँ आने वालों में वरिष्ठ परिषद के लोग भी हैं। शौर्य को देखते हुए वयोवृद्ध वांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वरिष्ठ परिषद की स्पष्ट ताकत जागृति संघ से मेल नहीं खाती दिख रही थी, लेकिन वास्तव में उनकी ताकत जागृति संघ की तुलना में काफी अधिक मजबूत थी। भले ही शौर्य इस बार गोली चकमा दे गया हो, लेकिन वरिष्ठ परिषद का विरोध करना पूरे कुलीन परिवार समूह को नाराज करने के बराबर था। उनके युग में कुलीन परिवारों का विरोध करने वालों का कभी अच्छा अंत नहीं हुआ। तो ऐसा ही हो। शौर्य ने अपना सिर हिलाया। मैं संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन अगर वे जोर देते हैं तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। वयोवृद्ध वांग झिझके और फिर शौर्य का हाथ पकड़ लिया, सलाह देते हुए कि हालांकि आपने देव मानव स्तर में प्रवेश कर लिया है, आपको सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले, वे बहुत सारे हैं, और दूसरा, कुलीन परिवारों के लोग सरल नहीं हैं और उनके पास शक्तिशाली कलाकृतियां हो सकती हैं। चिंता न करें वयोवृद्ध वांग, मैं सावधान रहूंगा। शौर्य ने सिर हिलाया। कुलीन परिवारों के पास ट्रम्प कार्ड होना स्वाभाविक था, लेकिन उसने भी अनंत ब्रह्मांड शरीर की साधना की थी और उसे भी कम नहीं आंका जाना चाहिए था। बैजन नगर, सोनी परिवार। सुबह तक उनके मातहतों की ओर से कोई खबर नहीं थी, न ही वरिष्ठ परिषद से कोई खबर थी। ऐसा लगता है कि जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट संघ ने हमसे अंत तक लड़ने का संकल्प लिया है, हॉल में बैठे यशपाल ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उन्होंने माना कि विपक्ष इतनी आसानी से ऐसे प्रयास को नहीं छोड़ेगा। कि उन्होंने वरिष्ठ परिषद को भी खारिज कर दिया, यह अप्रत्याशित था। दूसरे दादाजी, अब क्या? सोनी ललित ने चिंता से पूछा। अब क्या? बलवंत ने सूंघते हुए कहा कि बस उन मार्शल आर्ट संघ के नालायकों के साथ वे हमारे सोनी परिवार से कैसे निपट सकते हैं। यदि वे हमारे जाह्नवी नगर जाने पर जोर देते हैं तो हम देखेंगे कि कौन से साहसी पात्र हमारे सोनी परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, तो मैं पुनरुत्थान संघ जाऊंगा और उन्हें साथ लाऊंगा, सोनी ललित ने उत्सुकता से जवाब दिया। कोई जल्दी नहीं, यशपाल ने उसे जल्दी से रोक दिया कि वे आपसे संपर्क करेंगे। सच कहूं तो अगर केवल वे 2 होते तो वे जाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन पुनरुत्थान संघ और वरिष्ठ परिषद के साथ डरने की कोई बात नहीं थी। फिर भी
वे बहुत उत्सुक नहीं दिख सकते थे, वरना ये शर्मनाक होगा। यकीन मानिए, आधे घंटे से भी कम समय में सोनी ललित को वरिष्ठ परिषद के निदेशक वर्मा का फोन आया, जिनका स्वर काफी नाराज लग रहा था। सोनी जी, आपके कबीले के सदस्यों को जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स संघ में रखा गया है, क्या आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं? सोनी ललित ने अपने दो दादाजी को देखा और कड़ाई से उत्तर दिया कि निदेशक वर्मा, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ मेरे भतीजे नहीं हैं जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, बल्कि मेरे अपने बेटे भी हैं। मैं चिंतित कैसे नहीं हो सकता? बस इतना है कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दबाजी की जाती है, दुर्घटनाओं की संभावना उतनी ही अधिक होती है। बस बहुत हो गया। सोनी जी, निदेशक वर्मा ने अधीर होकर बीच में टोकते हुए कहा कि चलिए साफ साफ बात करते हैं। भले ही कोई आपके सोनी परिवार को निशाना बना रहा हो, इस बार वरिष्ठ परिषद शामिल है। आपके परिवार को कुछ कृतज्ञता दिखानी चाहिए। निदेशक वर्मा, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका क्या मतलब है। सोनी ललित ने अज्ञानता का नाटक किया। आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आप दूसरों को अपना गंदा काम करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। निदेशक वर्मा की आवाज़ ठंडी हो गई कि इससे निपटने में सोनी परिवार की अक्षमता ने न केवल पुनरुत्थान संघ को इसमें घसीटा है, बल्कि चीज़ों को और खराब कर दिया है। यदि आपका परिवार वास्तव में उतना शक्तिशाली है जितना आप कहते हैं, तो आप जाह्नवी नगर जाकर शौर्य से पहले ही निपट चुके होते। देरी बस आपके डर को दिखाती है। साजिश के सिद्धांत बनाना, पुनरुत्थान संघ और आपके परिवार को एक साथ बांधना, और अब वरिष्ठ परिषद को शामिल करने की कोशिश करना। यह मत सोचो कि हम मूर्ख हैं। सोनी ललित एक पल के लिए चुप हो गए, यह महसूस करते हुए कि आगे नाटक करने का कोई मतलब नहीं था। निदेशक वर्मा, ये कुछ हद तक सच है। हालांकि सभी संकेत बताते हैं कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है। निदेशक वर्मा, कल दोपहर आपने जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स संघ को अल्टीमेटम जारी किया। यदि वे स्मार्ट होते तो वे जानते कि क्या करना है। लेकिन क्या उन्होंने अभी तक कोई जवाब दिया है? ऐसे मामलों को आपकी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, निदेशक वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में उनकी वरिष्ठ परिषद की अनदेखी ने उन्हें बहुत क्रोधित किया। बैजन नगर बहुत बड़ा नहीं है, और कोई भी बड़ी घटना 1 घंटे के भीतर पता चल जाती है। वरिष्ठ परिषद के 5 परिवारों के अलावा बाकी सभी गुप्त रूप से देख रहे थे। यदि वरिष्ठ परिषद ने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, जो उनके अधिकार को चुनौती देते हैं उन पर गरजने वाले बल के साथ प्रहार करना चाहिए। लेकिन सोनी परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने से वे स्वाभाविक रूप से परेशान थे। सोनी जी, मैं आपको ये कहने के लिए फ़ोन कर रहा हूं कि आप अपने परिवार के 2 बुजुर्गों को पुनरुत्थान संघ में आने के लिए सूचित करें। हम फिर एक साथ जाह्नवी नगर जाएंगे। ये सुनकर सोनी ललित का चेहरा उत्साह से चमक उठा। ये बातचीत सोनी परिवार के 2 बुजुर्गों से छिपी नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। पुनरुत्थान संघ और वरिष्ठ परिषद के साथ उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा जाह्नवी नगर से लौटने पर आपके परिवार को वरिष्ठ परिषद को संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। पुनरुत्थान संघ को संतुष्ट रखना आपकी समस्या है। इन शब्दों पर सोनी ललित ने अपने दांत पीस लिए। उनमें से किसी को भी खुश करने के लिए सोनी परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों को खुश करना उन्हें लगभग बर्बाद कर देगा। वह निच्छुक थे, लेकिन वरिष्ठ परिषद की मांगों के साथ इनकार करना विनाशकारी होगा। ठीक है निदेशक वर्मा, निश्चिंत रहें। इसके खत्म होने के बाद मेरा सोनी परिवार वरिष्ठ परिषद को संतोषजनक स्पष्टीकरण देगा। सोनी परिवार के 2 बुजुर्गों ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार सोनी परिवार शक्तिशाली वरिष्ठ परिषद के सामने तुच्छ था। यदि परिवार जीवित रह सकता है तो अस्थायी कमजोरी कुछ भी नहीं थी। वे फिर से उठ सकते हैं। अच्छा, निदेशक वर्मा का स्वर काफी नर्म हो गया। अब अपने परिवार के बुजुर्गों को आने के लिए सूचित करें। जो कोई भी वरिष्ठ परिषद का तिरस्कार करने का दुस्साहस करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वरिष्ठ परिषद में सीट प्राप्त करने से न केवल किसी को अपने परिवार के लिए फायदेमंद नीतियों की एक श्रृंखला तैयार करने की अनुमति मिलती है, बल्कि अन्य परिवारों के मजबूत सदस्यों को वरिष्ठ परिषद के लिए काम करने के लिए सीधे तौर पर संगठित करने की भी अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, पुनरुत्थान संघ, सोनी परिवार और अन्य लोगों के प्रस्थान पर उनके साथ अन्य परिवारों के 3 देव मानव स्तर के मार्शल कलाकार थे, 2 मध्य चरण में और 1 देव मानव स्तर के प्रारंभिक चरण में। उनमें से ये प्रारंभिक चरण का देव मानव स्तर का मार्शल कलाकार, यदि शौर्य यहाँ होता तो वह एक नज़र में पहचान लेता कि यह लाल परिवार का पूर्वज था, जिसने एक बार हरित मणिफल के लिए उससे मुकाबला किया था। निदेशक वर्मा तीनों की ओर बढ़े, उनका रवैया सम्मानजनक था। छोटा वर्मा बुजुर्ग लोकेश, बुजुर्ग भट्ट और बुजुर्ग लाल को प्रणाम करता है। इस मामले का कारण और प्रभाव तीनों बुजुर्गों को पहले से ही पता होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं तो मैं संक्षेप में बता सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। चौकोर चेहरे वाले एक बुजुर्ग ने भौहें सिकुड़ी और कहा कि क्या ये सिर्फ जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स संघ को खत्म करने के लिए नहीं है?
मैंने सुना है कि जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स संघ का अध्यक्ष केवल देव मानव स्तर के प्रारंभिक चरण में है और उसने अभी सफलता प्राप्त की है। क्या इतने तुच्छ मामले के लिए हम तीनों को भी कार्य करने की आवश्यकता है? उनके बगल में बैठे अन्य दो ने भी नाराजगी दिखाई। किसी को भी बुलाए जाने और एक जूनियर का अनुसरण करने में खुशी नहीं होगी। हालांकि स्थिति मजबूर करने वाली है। यदि वे मना करते हैं तो न केवल उन्हें पहले की तरह कुछ लाभ नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें निशाना भी बनाया जाएगा। बुजुर्ग भट्ट, यह मामला इतना सरल नहीं है। वर्मा ने जल्दी से समझाया कि जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स संघ में वास्तव में दुर्जय वह लड़का है जिसका नाम शौर्य है। मिस्टर काल उसके हाथों मारे गए और सबसे अधिक संभावना है सोनी परिवार के पूर्वज को भी उसने ही मारा था। ये सुनकर तीनों भट्ट परिवार के पूर्वजों ने एक दूसरे को देखा। तीनों बुजुर्गों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार जाह्नवी नगर जाने पर मुख्य ताकतें सोनी परिवार के दो पूर्वज हैं और आप तीनों को बस लाइन पकड़नी है। यदि आप देखते हैं कि स्थिति सोनी परिवार के दो पूर्वजों के लिए प्रतिकूल है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। वर्मा ने कहा, उन लोगों के बारे में क्या? लाल परिवार के पूर्वज ने उस दिशा में इशारा किया जहां एक दर्जन विदेशी लोग स्थित थे। वह महसूस कर सकते थे कि उनमें से कई लोगों की आभा उनकी खुद से कमजोर नहीं थी, और अगर वास्तव में लड़ाई की बात आई तो वह सबसे अधिक संभावना है कि वह नुकसान में रहेंगे। वह शौर्य, भले ही वह वर्णित जितना शक्तिशाली हो, इन एक दर्जन विदेशी लोगों के एक साथ हमला करने पर उसे मारना 4 या 5 लोगों द्वारा किए जाने की तुलना में बहुत आसान होगा। यह ... वर्मा ने शर्मिंदगी का भाव दिखाया। बुजुर्ग लाल, मिस्टर केत और उनका समूह काफी खास है। अगर वास्तव में बात आती है तो वे कार्य करेंगे, लेकिन बेहतर है कि यह उस तक न आए, अन्यथा पांचों बुजुर्गों को समझाना मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ। लाल परिवार के पूर्वज ने नाखुशी से सूंघा। एक समय की बात है, वह एक प्रसिद्ध हस्ती थे जो अनगिनत अजेय मार्शल कलाकारों को दबाने के लिए 10,000 तलवारें संप्रदाय में वापसी में अपने कौशल का उपयोग करते थे। अब वह एक गुर्गे की भूमिका में गिर गए हैं जो एहसान मांग रहे हैं। उनके लिए सबसे अस्वीकार्य बात यह थी कि उन्हें बर्बर लोगों की चापलूसी करनी पड़ती थी। चाहे उन्होंने कितना भी सोचा हो, वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये दिन आएगा। ठीक है, जब समय आएगा हम तीनों बुजुर्गों पर भरोसा करेंगे। वर्मा ने झुककर सलाम किया, फिर जल्दी से उस दिशा की ओर बढ़े जहां विदेशी लोग थे। आपको क्या लगता है? भट्ट परिवार के पूर्वज ने धीमी आवाज में पूछा। हम क्या सोच सकते हैं? लाल परिवार के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा कि वह लड़का जिसका नाम शौर्य है, सोनी परिवार के दो बूढ़ों को उससे निपटने दो। यदि अन्य दुश्मन हैं तो हम उन्हें मारते हैं जिन्हें हम मार सकते हैं, और यदि हम उन्हें नहीं मार सकते हैं तो हम बस उन्हें रोक देते हैं। भाई लाल सही कह रहे हैं। लोकेश परिवार के पूर्वज, जो नहीं बोले थे, ने सिर हिलाया। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो लौटने पर निश्चित रूप से हमारा परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं और खुद को चोट पहुंचाते हैं तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। वे लोग शायद हमारे साथ कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकते। दोनों भट्ट परिवार और लाल परिवार के पूर्वजों की आंखों में ठंडक चमक उठी। वास्तव में उनके परिवार 5 महान परिवारों के विपरीत हैं जिनके पास उनके रैंक के भीतर कई देव मानव स्तर के मार्शल कलाकार हैं। अगर उनके साथ कुछ होता तो यह उनके परिवारों को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा। संक्षेप में उसी के अनुसार कार्य करें, भट्ट परिवार के पूर्वज ने निष्कर्ष निकाला। दूसरी तरफ सोनी परिवार के सदस्य वहां थे जो अब केत के नेतृत्व में विदेशी लोगों के दबाव में थे। सोनी जी, इस बार आपके सोनी परिवार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। औपचारिक पोशाक पहने और कुलीन उपस्थिति से भरे एक बुजुर्ग ने सोनी ललित को घूरा। काल हमारे पुनरुत्थान संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य और हमारा दोस्त था। सिर्फ इसलिए कि उसने जाह्नवी नगर की यात्रा के लिए आपके सोनी परिवार के सदस्यों का अनुसरण किया, वह मारा गया, और हम ये भी नहीं जानते कि उसका शरीर कहाँ है। ये सही है सोनी जी, यह मामला आपकी वजह से शुरू हुआ, लेकिन इतने समय बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है और इसके बजाय हमसे मदद मांगने आए हैं। क्या ये बहुत बेकार नहीं है? सोनी जी, इस मामले के खत्म होने के बाद आपको हमें एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा लग रहा था कि हर कोई सोनी ललित से बात कर रहा था, लेकिन वास्तव में शब्द उनके बगल में सोनी परिवार के 2 पूर्वजों को निर्देशित थे। निश्चिंत रहें, इस मामले के खत्म होने के बाद मेरा सोनी परिवार सभी को संतोषजनक स्पष्टीकरण देगा। यशपाल इसे अब और सहन नहीं कर सके और कहा। उन्होंने सोनी ललित से उन कई फायदों के बारे में सुना था जो इन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में उनके परिवार से प्राप्त किए थे। फिर भी उन्होंने कोई आभार नहीं दिखाया और इस समय भी उनके सोनी परिवार का शोषण करने की कोशिश कर रहे थे। सोनी ललित ने राहत की सांस ली। अच्छा, बुजुर्ग सोनी के आश्वासन के साथ मेरा मानना है कि इस मामले का सही अंत होगा। वर्मा आगे बढ़े मुस्कुराते हुए और कहा, वर्मा, तुम यहाँ हो? केत मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वरिष्ठ परिषद की तैयारी कैसी है? अगर सब कुछ तैयार है तो चलिए निकलते हैं।
काल हमारा अच्छा भाई था और हम उसे मारने वाले हत्यारे के टुकड़े टुकड़े करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। ये सही है, उसे मार डालो। और जो इस मामले में शामिल हैं, एक को भी नहीं बख्शा जा सकता। जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट संघ के सभी लोगों सहित एक एक करके विदेशी लोगों ने जोर से प्रतिध्वनित किया। वे इस अवसर का लाभ उठाकर सोनी परिवार से जमकर वसूली करना चाहते थे, लेकिन काल के लिए बदला लेने की उनकी इच्छा वास्तविक थी। आखिरकार ये घटना वास्तव में नरेशंस थी, कुछ ऐसा जो उनके यहाँ आने के बाद से अभूतपूर्व था। यदि उन्होंने बेरहमी से प्रतिशोध नहीं लिया तो क्या होगा यदि भविष्य में दूसरे भी ऐसा ही करें। विदेशी लोग वर्षों के प्रजनन और विकास के बाद केवल हजारों की संख्या में थे। प्रत्येक नुकसान एक महत्वपूर्ण झटका था। मिस्टर केत, कृपया निश्चिंत रहें, इस मामले में शामिल सभी लोगों को आर्य राष्ट्र द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, वर्मा ने गंभीरता से कहा। जहां तक आगामी लड़ाई का सवाल है मिस्टर केत, आपको बस देखने की जरूरत है। सोनी परिवार के 2 वरिष्ठ नेतृत्व करेंगे और वरिष्ठ परिषद भी सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेजेगी। मुझे लगता है कि शौर्य से निपटना पर्याप्त से अधिक होगा। जहां तक अन्य 2 देव मानव स्तर के मार्शल कलाकारों का सवाल है, वे चिंता का विषय नहीं हैं। 1 दर्जन से अधिक विदेशी लोगों ने ये सुना और संतोष में सिर हिलाया। दरअसल उनमें से कई ने लंबे समय से लड़ाई नहीं की थी। इसके अलावा, जैसा कि कहावत है, भूसे और लात की कोई आंखें नहीं होती जब तक ये लड़ाई है। चोट लगने का जोखिम है। बदकिस्मत, कोई काल की तरह खत्म हो सकता है, मारा जा सकता है। इसलिए किसी और से उनकी जगह लड़वाना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था। बहुत देर हो रही है, चलिए निकलते हैं। वर्मा ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सभी की गति के अनुसार वे 1 घंटे से अधिक समय में जाह्नवी नगर पहुंचेंगे। इस बीच समूह के बैजन नगर छोड़ने के कुछ समय बाद ज्वाला नगर में विद्युत सम्राट को अपने अधीनस्थों से एक संदेश मिला। लगभग 20 देव मानव स्तर के मार्शल कलाकार जाह्नवी नगर की ओर बढ़ रहे हैं। विद्युत सम्राट की आंखों में चिंता का संकेत दिखाई दिया। उन्होंने अंततः धीरे से आह भरी। कोई भी कार्रवाई न करने का विकल्प चुना। एक और उन्होंने उस समय मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी, लेकिन शौर्य ने मना कर दिया। दूसरी ओर, यदि उन्होंने अब हस्तक्षेप किया तो इससे आसानी से गलतफहमी पैदा हो सकती है। पशुओं की बाढ़ के उग्र रूप से आने के साथ वह वरिष्ठ परिषद के साथ संघर्ष नहीं करना चाहते थे, जिससे आंतरिक कलह हो, जो कि खूंखार जानवर सबसे ज्यादा चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि वह इस संकट से सुरक्षित रूप से निकल सकता है। जाह्नवी नगर, ये चतुर लोगों के लिए स्पष्ट था कि आज जाह्नवी नगर असामान्य था। सड़कों पर पैदल चलने वालों और वाहनों की संख्या में काफी कमी आई थी। कई दुकानों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, खासकर जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट संघ की कई किलोमीटर की सीमा के भीतर। सभी को निकाल लिया गया था। इमारतों के अंदर भी एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। शिवताओ संघ की इमारत की छत पर खड़े थे। कल रात उन्होंने जाह्नवी नगर के नगर प्रमुख से भीड़ को खाली करने का अनुरोध किया था, क्योंकि यह कल्पना की जा सकती थी कि आज यहां निश्चित रूप से एक भयंकर लड़ाई होगी। भयंकर लड़ाई का आधार शौर्य के आगमन पर निर्भर था। यदि शौर्य नहीं आया तो प्रारंभिक चरण के देव मानव स्तर के मार्शल कलाकार के खिलाफ लड़ना भी उनके लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए इस समय उनकी सिकुड़ी हुई भौहें उनके आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती थीं। कोई भी मरना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि शौर्य आएगा। लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि अगर शौर्य आया तो वह न केवल सभी को बचाने में विफल हो सकता है, बल्कि वह खुद भी जीवित नहीं बच सकता है। इस समय उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ। पीछे मुड़े और एक आकृति किसी तरह दूर नहीं दिखाई दी। शौर्य, शिवताओ आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। अध्यक्ष, आने वाला व्यक्ति शौर्य था। उसने शिवताओ को देखा और मुस्कुराया। मुझे देर तो नहीं हुई है ना? नहीं, शिवताओ ने अपना सिर हिलाया। एक पल के लिए उनका भाव अतुलनीय रूप से जटिल था। वास्तव में आपको आने की जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष, इस बिंदु पर ऐसी बातें कहना व्यर्थ है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मैंने आने की हिम्मत की। इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, शौर्य ने कहा। उसका स्वर शांत था। शिवताओ ने शौर्य की आंखों में देखा और उनमें पूर्ण आत्मविश्वास देखा। मैंने वयोवृद्ध वांग से सुना कि आपने देव मानव स्तर में सफलता प्राप्त की है, जिससे एक स्वर्ग श्रेणी की युद्धकला सत्यमणि का निर्माण हुआ है। हालांकि मुझे कई दोस्तों से खबर मिली है कि सोनी परिवार इस बार पुनरुत्थान संघ के सभी विशेषज्ञों को साथ लाया है। वरिष्ठ परिषद ने भी 3 देव मानव स्तर के मार्शल कलाकारों को लाया, जो कुल मिलाकर लगभग 20 देव मानव स्तर के मार्शल कलाकार हैं। उनसे निपटना आसान नहीं है। शौर्य थोड़ा मुस्कुराया, अचानक कुछ सोचकर पूछा, अध्यक्ष, सोनी परिवार के लोग कहाँ हैं? आपका मतलब उनसे है? शिवताओ ने पीत रेत मीनार निकाली और अगले ही पल कई आकृतियां उसमें से गिर गईं, जमीन पर बैठी। वे सोनी तन्मय और उनके साथी थे। अपनी आंतरिक शक्ति समाप्त होने के कारण वे सूखे भूसे की तरह दिख रहे थे। उनकी आंखें बेजान थीं। हालांकि अपने सामने शौर्य को देखकर वे तुरंत अपनी नींद से बाहर आ गए। ये तुम हो?
सोनी तन्मय ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी आंखों में नफरत छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वे पूरी तरह से शौर्य के कारण इस दुर्दशा में थे। यदि संभव हो तो वह शौर्य की खाल उधेड़ देगा और उसकी नसें खींच लेगा। शौर्य, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मारो, हमें कैद रखने का क्या मतलब है? हाँ, अगर तुम मर्द हो तो हमें एक ही बार में मौत दे दो। इन घृणित युक्तियों का उपयोग करना बंद करो। सोनी परिवार के अन्य सदस्यों ने भी शाप दिया। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या कहा था। शौर्य ने उपहास किया। कुछ दिन पहले? क्या ये हो सकता है? सोनी तन्मय और उनके साथियों ने एक दूसरे को देखा, कुछ महसूस किया। ये सही है, आपके सोनी परिवार के पूर्वज यहाँ आ रहे हैं। उनके अलावा पुनरुत्थान संघ भी पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। ओह, वरिष्ठ परिषद भी कई देव मानव स्तर के मार्शल कलाकारों को भेज रही है। शौर्य के बोले गए हर शब्द के साथ सोनी तन्मय और उनके साथियों के भाव और अधिक उत्साहित हो गए। विशेष रूप से ये सुनकर कि वरिष्ठ परिषद भी लोगों को भेज रही है, वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, जैसा कि हमारे पूर्वजों से उम्मीद थी, यहाँ तक कि वरिष्ठ परिषद ने भी हमारे सोनी परिवार की मदद के लिए लोगों को भेजा। पुनरुत्थान संघ, वरिष्ठ परिषद, शौर्य, हमने तुम्हें हमारे सोनी परिवार को नाराज करने के परिणामों के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब खुद को देखो। रुको, क्या तुम हमें अब रिहा कर रहे हो? उम्मीद है कि हम तुम्हारे लिए विनती करेंगे, शायद बाद में तुम्हारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहेंगे। शौर्य, तुम खुद को होशियार समझते हो, लेकिन अगर तुम घुटने टेकते हो और अब हमसे माफी मांगते हो तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? उनके शब्दों के बाद हंसी का एक और दौर चला। उन्होंने लंबे समय से अपनी अपरिहार्य मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। चूंकि उन्होंने अपनी सारी शक्ति खो दी थी, भले ही वे बच गए, वे बेकार होंगे। जब तक उनके पूर्वज उनसे बदला लेते, वे बिना किसी पछतावे के मर जाते। शौर्य विचलित रहा। आखिरकार कुछ जल्द ही मरने वाले लोगों पर गुस्सा करना अर्थहीन था। एक बार जब हंसी कम हो गई तो उसने धीरे से कहा, 2 दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने सोनी परिवार के पूर्वजों को अपने हाथों से मरते हुए दिखाऊंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूं, इसलिए मैंने तुम्हें अब रिहा कर दिया। वरना क्या तुम्हें लगा कि तुम आज तक जीवित रहोगे? सोनी तन्मय और उनके साथी दंग रह गए। अगले ही पल वे और भी जोर से हंसने लगे। शौर्य, यह मत सोचो कि काल को मारने से तुम प्रभावशाली बन गए हो। काल मजबूत हो सकता है, लेकिन वह हमारे सोनी परिवार के पूर्वजों की तुलना में कुछ भी नहीं है। वास्तव में हमारे 2 सोनी परिवार के पूर्वज देव मानव स्तर के मध्य चरण के मार्शल कलाकार हैं। क्या तुम जानते हो कि देव मानव स्तर के मध्य चरण का क्या मतलब है? इतनी बड़ी बातें कह रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जीभ काटने का डर नहीं है? हमें पुनरुत्थान संघ या वरिष्ठ परिषद की आवश्यकता नहीं है। सोनी परिवार का कोई भी पूर्वज अकेले तुम्हारी जान ले सकता है। क्या ऐसा है? शौर्य ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसने उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई, बस मुड़ गया और दूर तक देखा। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन धीरे धीरे 10 से अधिक काली आकृतियां क्षितिज से नजदीक आ गईं। वे यहाँ हैं। शिवताओं का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। हालांकि सोनी तन्मय और उनके साथी देख नहीं सकते थे, शिवताओं के शब्दों को सुनकर वे बिजली की तरह चौंक गए, उत्सुकता से दूर क्षितिज की ओर देखने लगे। सामने जीवन नगर है, सोहम सिंघानिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हालांकि वे इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन रास्ते में घात लगाकर हमला होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ के लोग ये जानते थे कि उनके बीच वरिष्ठ परिषद के सदस्य मौजूद हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें रोकने का विकल्प चुना था। इससे सोहम चिंतित था, क्योंकि ये दर्शाता था कि सामने वाले के पास उन्हें मारने का पर्याप्त आत्मविश्वास है। गनीमत थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रास्ते में कुछ हत्यारों के हमलों को छोड़कर कोई बड़ा झटका नहीं लगा। क्या वह जीवन नगर है? योद्धा संघ कहाँ है? हमारे नवजीवन संघ के सदस्यों को मारने की जुर्रत की, उन्हें इसका पछतावा जरूर होगा। वायु प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक लोग एक के बाद एक बोल पड़े। वह क्या है? लूथरा परिवार के पूर्वज ने कुछ महसूस किया और उनकी नज़र शौर्य से मिली। क्या वह शौर्य है? बख्शी परिवार के पूर्वज ने भी ध्यान दिया, उसके साथ शिव तिवारी है, योद्धा संघ का अध्यक्ष। दुस्साहसी लेखी परिवार के पूर्वज ने हल्की मुस्कान दिखाई, ये जानते हुए भी कि मुसीबत आ रही है। वे न केवल भागे नहीं, बल्कि अपनी जगह पर ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर बाकी लोगों ने भी उधर देखा। ये समर है। सोहम सिंघानिया ने तुरंत समर सिंघानिया को देखा, जो दर्जनों मीटर ऊंची शहर की दीवार लांघकर तेजी से उनकी ओर आ रहा था। सोहम! बलदेव सिंघानिया ने धीमी आवाज में चिल्लाया। वह तेजी से बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। भावुक मत हो। सामने वाला पक्ष केवल 2 लोगों जैसा दिख रहा था और उन्होंने सिंघानिया परिवार के वारिस को अलग छोड़ दिया था। इसमें जरूर कोई खतरा था, वह अन्यथा मानने को तैयार नहीं था। सोहम सिंघानिया सिहर उठा और फिर उसे होश आया। चाचा, मैं। बलदेव ने सिर हिलाया, अभी इसका समय नहीं था।
सुरक्षित रहने के लिए एक साथ जाना बेहतर होगा। इसी समय विक्रम लांबा भी समूह का नेतृत्व करते हुए जीवन नगर के जागृत योद्धाओं और रक्षकों की नज़रों के बीच शहर की दीवार को पार कर गया। धत तेरे की, ये लोग बहुत घमंडी हैं। कोने में एक जागृत योद्धा ने मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए कहा। हालांकि उन्हें नगर प्रमुख से पहले ही सूचना मिल गई थी कि वरिष्ठ परिषद और नवजीवन संघ के मजबूत सदस्य आज सुबह पहुंचेंगे और ऐसे नाजुक समय में संघर्ष से बचना चाहिए। लेकिन ये लोग बहुत अहंकारी थे, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे, जैसे कि किसी सुनसान इलाके में प्रवेश कर रहे हों। शश, पास के किसी व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आवाज़ कम करो। ये लोग, हम तो क्या, नगर प्रमुख भी इन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। कानाफूसी तुरंत थम गई। हर कोई जानता था कि वरिष्ठ परिषद शब्दों का क्या मतलब है। चाहे वे कितने भी परेशान हों, वे केवल उन आकृतियों को अपनी नज़रों से ओझल होते हुए चुपचाप देख सकते थे। कुछ ही पलों में वह समूह योद्धा संघ के आसपास की इमारतों की छतों पर खड़ा था, जिन्होंने शौर्य और शिव तिवारी को घेर लिया था। कुलपति सिंघानिया परिवार के कुछ सदस्य सोहम सिंघानिया को देखकर डूबते को तिनके का सहारा मिलने की तरह खुश हो गए। सोहम के पीछे दो बुजुर्ग, हालांकि उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था, लेकिन चित्रों और उनसे निकलने वाली आभा के आधार पर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वे कबीले के दो पूर्वज थे। समर के गले में अनगिनत शब्द फंस गए थे। हालांकि सिंघानिया परिवार का वारिस होने के नाते और जीवन नगर की इतनी सारी आंखें देख रही थीं, वह दूसरों की तरह व्यवहार नहीं कर सकता था, अन्यथा बात फैलने पर यह बहुत शर्मनाक होता। समर, तुम लोगों को क्या हुआ? सोहम सिंघानिया दंग रह गया। शहर में प्रवेश करने से पहले उसने गौर से नहीं देखा था। अब जब वह करीब था, उसने देखा कि समर और अन्य लोग दशकों पुराने लग रहे थे, उनके सिर सफ़ेद बालों से भरे थे। हमारी आंतरिक शक्ति उसने सोख ली है, हम अब बेकार हैं, सिंघानिया परिवार के तीसरे भाई ने ये कहा और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। क्या? सोहम सिंघानिया को विश्वास नहीं हो रहा था। कुलपति, हमारी सारी आंतरिक शक्ति उसने सोख ली। इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर हमें थोड़ा छोड़ दिया ताकि हम देख सकें कि आप कैसे हारेंगे। कुलपति, पूर्वजों, आपको हमारा बदला लेना होगा। शौर्य, तुम मरने के लायक हो। सोहम के माथे की नसें उभर आईं, वह स्पष्ट नफरत के साथ शौर्य को घूर रहा था। उसके पीछे दो सिंघानिया परिवार के बुजुर्ग और बख्शी परिवार के पूर्वज लगातार अपनी दिव्य इंद्रियों को छोड़ रहे थे, छिपे हुए उस्तादों के लिए परिवेश को स्कैन कर रहे थे। आखिरकार शौर्य दिव्य श्रेणी के शुरुआती चरण में दिख रहा था। उसके पीछे शिव तिवारी के साथ भी केवल दो शुरुआती चरण के दिव्य मानव श्रेणी के योद्धा थे। उनके इतना निडर होने का कोई कारण नहीं था। जरूर कोई उस्ताद छिपा होगा। हालांकि पूरी जांच के बाद दोनों समूह हैरान थे। इमारत के तहखाने में लोग थे, लेकिन उनकी आभा बहुत कमजोर थी। क्या वे अपनी आभा छिपाने में माहिर थे? कौन सा उस्ताद उनकी धारणा से बच सकता था? कुछ लोगों की सावधानी की तुलना में नवजीवन संघ के सदस्य अधिक लापरवाह लग रहे थे। उनकी नज़र में अगर घात लगाने वाले थे भी तो क्या हुआ? वे संख्या में बहुत थे, डरने की क्या बात थी? क्या तुम शौर्य हो? इस पल विक्रम लांबा की आवाज़ गूंजी। वह योद्धा संघ से ऊंची इमारत पर खड़ा था, नीचे देख रहा था। शौर्य ने ऊपर देखा, थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए। उसने अभी मैदान को स्कैन किया था, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं देखा था, क्योंकि वह बहुत कमजोर था, दिव्य मानव श्रेणी में भी नहीं। ये वही है जिसने मुझे कल दोपहर फोन किया था, शिव तिवारी ने उसके बगल में समझाया। समझ गया, शौर्य समझ गया। ऐसा लगता था कि इस बार यह आदमी नेता था। हालांकि उसकी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि है। यहाँ तक कि एक मध्य चरण का दिव्य श्रेणी का योद्धा भी उसके सामने विनम्र होना चाहिए। शौर्य, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। विक्रम लांबा ने अपने हाथ पीछे बांध लिए, शौर्य को ऐसे देखा जैसे वह कोई चींटी हो। अब अपनी युद्ध कला को स्वयं अपन कर लो और मेरे साथ वरिष्ठ परिषद में अपने अपराधों को स्वीकार करने चलो। शायद तुम्हारे बचने का कोई रास्ता निकल आए, जिसमें शिव तिवारी और तुम्हारे संघ के वे सभी लोग शामिल हैं जो इस मामले में लिप्त हैं। अन्यथा मैं बिना किसी दया के मार डालूंगा। क्या मैं तुम्हारे शब्दों को वरिष्ठ परिषद का रवैया मान सकता हूँ? शौर्य के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। बिल्कुल, विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं वर्तमान में वरिष्ठ परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं जो कहता हूँ वह वरिष्ठ परिषद कहती है। ठीक है, नोट कर लिया। शौर्य ने सिर हिलाया, उसकी नज़र वहां मौजूद अन्य लोगों पर गई। क्या तुम्हारा रवैया भी यही है? लड़के, तुमने केतन को मारा, जिसका मतलब है कि तुम हमारे नवजीवन संघ के दुश्मन हो। चुपचाप आत्मसमर्पण करो और कम दर्द सहो। बेकार का संघर्ष बंद करो। नवजीवन संघ के सदस्यों ने सुर में सुर मिलाया। लड़के, तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेखी परिवार का पूर्वज दुष्टता से हंसा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली। दिव्य श्रेणी के शुरुआती चरण में तुम यहाँ खड़े होने की हिम्मत करते हो। वह वांग उपनाम वाला बूढ़ा कहाँ है?
क्या वह तुम्हारे जीवन नगर योद्धा संघ का प्रमुख नहीं है? वह इस समय भी कैसे छिपा रह सकता है? वह पुरानी चीज हमेशा ऐसी ही होती है ना? बख्शी परिवार के पूर्वज ने उपहास किया, उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया, जिसमें उसके सामने खड़ा शौर्य भी शामिल था, जिसे उसने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। लड़के, तुमने मेरे साथ में भाई को मारा और मेरे सिंघानिया परिवार के कनिष्ठों की आंतरिक शक्ति को खत्म कर दिया। अगर यह पहले होता तो मैं तुम्हें 10,000 जहरीले कीड़े खिलाता ताकि तुम अपने दिल में 10,000 कीड़ों के घुसने का दर्द महसूस कर सको। जैसे ही उसके आसपास की आवाजें कमजोर हुईं, बलदेव सिंघानिया धीरे से बोला, लेकिन अब जब तक तुम शक्ति वापस करते हो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी मौत आसान होगी। सच कहूं तो अगर समर और अन्य लोगों की सुरक्षा का मामला न होता तो वह पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। शौर्य ने उपहास किया, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सच में हमला करते हो तो तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। बकवास, गुस्ताख, चुप रहो। तुरंत चारों ओर की भीड़ भड़क उठी, हर कोई गुस्से में चिल्लाने लगा। तुम अभी भी उससे बात क्यों कर रहे हो? हमला करो, उसे मारो, उन्हें मार डालो। वायु प्रदेश के लोग चिल्लाए। हर किसी की आंखें खून से लाल थीं। कुलपति सिंघानिया, आप किस बात का संकोच कर रहे हैं? विक्रम लांबा ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया। चूंकि विरोधी ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वरिष्ठ परिषद का विरोध करने पर अड़ा रहा, तो उसे मरना ही चाहिए। निदेशक विक्रम, समर और अन्य। सोहम सिंघानिया कड़ाही में पड़ी चींटी की तरह बेचैन था। बेशक वे शौर्य के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन समर और अन्य वहां थे। यदि उन्होंने हमला किया तो वे आसानी से उन्हें घायल कर सकते थे। इसके अलावा यदि उन्होंने कार्रवाई की तो विरोधी पहले समर और अन्य को मार सकता था। समर उसका बेटा था। कुलपति, पूर्वज, हमारी चिंता मत करो, हमला करो। समर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, हमारे पास परिवार के लिए मरने की चेतना पहले से ही है। कुलपति, पूर्वज, हमला करो, हमें मरने का भी कोई अफसोस नहीं है। शौर्य, शिव, हम पाताल में तुम्हारा इंतजार करेंगे, हा हा हा। सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यों ने मौत के प्रति निडर रवैया दिखाया। यहां तक कि शिव तिवारी भी अपने भीतर प्रशंसा का भाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। अच्छे बच्चे। बलदेव सिंघानिया की आंखें लाल हो गईं। निश्चिंत रहो, परिवार तुम्हें याद रखेगा। ये सुनकर सोहम सिंघानिया कांप उठा। उसने अपना मुंह खोला लेकिन चुप रहा। उनके बंधनों के बिना दो बड़े चाचा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे। इसके अलावा वे पहले से ही अपंग थे। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा दर्द उनकी शक्तियों का बेकार होना था। परिवार के लिए बलिदान देना ही सबसे अच्छा परिणाम था। हमला। उदय सिंघानिया दहाड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा तेजी से उसके पीछे परिवर्तित हुई। एक 40 से 50 मीटर लंबा वज्र इंद्र अवतार बना रही थी। अवतार के बाएं हाथ में एक कील और दाएं हाथ में एक हथौड़ा था। दूसरी ओर बलदेव सिंघानिया के पीछे भी एक वज्र इंद्र अवतार दिखाई दिया, जिसके बाएं हाथ में भी एक कील और दाएं हाथ में एक हथौड़ा था, लेकिन वह उदय के पीछे वाले से छोटा था। 6 देवता तकनीक। इस साधारण दृश्य ने बख्शी परिवार के 3 पूर्वजों के चेहरों को चौंका दिया। सिंघानिया परिवार के पास दैवीय राक्षस स्तर की 6 देवता तकनीक की पहली 2 तकनीकें होने की बात आर्य राष्ट्र के प्रमुख परिवारों के बीच जानी जाती थी। हालांकि दैवीय राक्षस स्तर की युद्ध कला को विकसित करने की कठिनाई स्वयं स्पष्ट थी, इसलिए उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इन 2 बूढ़ों ने वास्तव में 6 देवता तकनीक की दूसरी तकनीक इंद्रदेव की गति में महारत हासिल कर ली थी। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे योद्धा संघ की इमारत के बगल में 2 इंद्रदेव खड़े थे। झंझनाहट। उदय सिंघानिया ने बाएं हाथ में कील के साथ हथौड़ा मारा और उसके पीछे वज्र इंद्र अवतार ने भी वही किया, जिससे एक बाल्टी जितनी मोटी बैंगनी बिजली शौर्य की ओर उड़ गई। झंझनाहट। एक और टकराव गूंज उठा। बलदेव के पीछे वाले वज्र इंद्र ने भी बिजली का एक झटका छोड़ा। इस दृश्य ने आसपास की भीड़ को चौंका दिया। बख्शी परिवार के पूर्वज के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अपने दिलों में उन्होंने सवाल किया कि क्या वे इस समय 2 सिंघानिया परिवार के पूर्वजों के खिलाफ जीत सकते हैं। वायु प्रदेश के लोग दंग रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सिंघानिया परिवार के पूर्वजों के पास इतनी भयानक शक्ति होगी जो बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम है। बिजली तुरंत आ गई। शिव तिवारी बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे सका। समर और अन्य मुस्कान बिखेर रहे थे, जैसे कि वे मुक्त होने वाले थे, क्योंकि हालांकि बिजली शौर्य पर लक्षित थी, वे भी इसमें शामिल होंगे। सबसे खराब स्थिति में बिना साबुत शरीर के मर जाएंगे, लेकिन जब तक वे शौर्य और शिव को अपने साथ नीचे खींच सकते थे वे संतुष्ट थे। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए 2 दसियों मीटर लंबी बाल्टी जैसी मोटी बिजली शौर्य से टकराए और चुपचाप गायब हो गई, जैसे कि किसी चीज ने उसे सोख लिया हो। हर कोई चौंक गया। कई वायु प्रदेश के व्यक्तियों ने अपनी आंखें मलीं। बिजली की किरणें कहाँ थीं? इतनी विशाल बिजली बस ऐसे ही चली गई। यदि 2 वज्र इंद्र अवतार अभी भी वहां नहीं खड़े होते तो वे सोच सकते थे कि यह एक भ्रम था। दूसरे भाई, ये लड़का अजीब है। बलदेव ने आध्यात्मिक रूप से संवाद किया।
कुछ शक्तिशाली शरीर शोधन युद्ध कलाएं बिजली के हमलों को सहन कर सकती हैं, जिसमें वहां मौजूद वायु प्रदेश के लोग भी शामिल हैं। एक बार मानव भेड़ियों में बदलने के बाद वे बिजली का सामना कर सकते हैं। लेकिन जैसे शौर्य ने अभी किया, वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने इसे कैसे प्रबंधित किया। जारी रखें। उदय सिंघानिया की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने और बिजली छोड़ी। पहले के विपरीत यह एक निरंतर बौछार थी। बहरा करने वाली गड़गड़ाहट सभी दिशाओं में फैल गई। दिन के उजाले साफ आसमान के बावजूद शहर में लगातार गड़गड़ाहट गूंज रही थी और कई लोग डर के मारे अपने बिस्तरों के नीचे छिप गए। कुछ साहसी लोगों ने दृश्य की ओर देखा और 2-10 मंजिला से अधिक ऊंचे वज्र इंद्र अवतारों के दृश्य से डर गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ तक कि जो स्थिति जानते थे उन्होंने भी अनंत बिजली की कड़कड़ाहट पर गंभीर भाव दिखाए। फिर भी बिजली की लहरें शौर्य पर ऐसे गिरी जैसे किसी झील में गिर रही हो जिससे कोई हलचल नहीं हुई। यहाँ तक कि समर और अन्य, जो अपनी शक्ति खो चुके थे और आम लोगों से ज्यादा मजबूत नहीं थे, सुरक्षित थे। हालांकि वे खुश नहीं थे, केवल गहरा डर उनकी आंखों में भर गया। यह आदमी वास्तव में कौन था? उनके 2 मध्य चरण के दिव्य श्रेणी के योद्धा दोनों एक साथ हमला कर रहे थे, उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। सिंघानिया परिवार के पूर्वज घबराने लगे। वज्रेंद्र अवतार को बुलाने में बहुत सारी प्राण शक्ति खर्च होती थी और उनकी पहले से ही अधिकतर खत्म हो चुकी थी। फिर भी विरोधी सुरक्षित लग रहा था। यदि उनकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई तो यह विनाशकारी होगा। तुम तीनों, अगर अभी नहीं तो कब करोगे? उदय सिंघानिया दहाड़ा। इस आदमी को जाने नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह अंतहीन मुसीबत लाएगा। हैरान लूथरा परिवार के पूर्वज और अन्य जल्दी से जागे, लेकिन वे हिचकिचा रहे थे। कोई भी देख सकता था कि शौर्य साधारण नहीं था। वहां अविचलित खड़ा था और 2 मध्य चरण के दिव्य श्रेणी के योद्धा उससे निपट नहीं सके। अगर वे शामिल होते तो क्या ये बुद्धिमानी होती? तीनों, जल्दी करो, ये लड़का बस अपनी उड़ान के अंत में एक मजबूत क्रॉसबो है। हमारी मदद करो और सिंघानिया परिवार आपका बहुत आभारी होगा। बलदेव सिंघानिया ने भी तत्काल पुकारा। दूसरा भाई सही था, ये लड़का बहुत अजीब था। उसे यहाँ खत्म किया जाना चाहिए, या यदि वह बच निकलता है तो सिंघानिया परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। बलदेव के बोलने के बाद भी लूथरा परिवार के 3 पूर्वजों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया था। सबसे पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि शौर्य अपनी बुद्धि के अंत पर था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, बिल्कुल भी थके हुए व्यक्ति की तरह नहीं। दूसरे, बलदेव सिंघानिया ने एक महान इनाम का वादा किया, लेकिन कौन जानता था कि इसका क्या मतलब है। उस पल वह आवाज गूंजी जिसे वे सबसे कम सुनना चाहते थे। 3 वरिष्ठ, आप अभी भी किस बात के लिए हिचकिचा रहे हैं? विक्रम लांबा ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या आप भूल गए हैं कि मैंने निकलने से पहले आपको क्या कहा था? अब हमला करने का सही समय है। यदि आप अभी भी खड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो जब वरिष्ठ परिषद को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या मुझे और कहने की जरूरत है? ध्यान रहे, ये सिर्फ केतन और अन्य नहीं देख रहे हैं, बल्कि जागृत संघ, साथ ही कई अन्य गुट भी देख रहे हैं। यदि यह कार्रवाई विफल रही और एक भी व्यक्ति बच गया तो यह वरिष्ठ परिषद के लिए शर्म की बात होगी। फिर भी लूथरा परिवार के 3 पूर्वज हिचकिचा रहे थे, जिससे उसकी इच्छा हुई कि वह ऊपर जाकर उन्हें एक थप्पड़ मारे। हमें क्या करना चाहिए? बख्शी परिवार के पूर्वज ने मानसिक रूप से संवाद किया। ये लड़का पहले ही वरिष्ठ परिषद को इसमें ले आया है, हम और क्या कर सकते हैं? लूथरा परिवार के पूर्वज ने आह भरी, चलो लड़ते हैं। तीनों ने सिर हिलाया, आखिरकार अपना मन बना लिया। एकमात्र दिव्य श्रेणी का योद्धा क्या था? उन 5 की संयुक्त शक्ति के साथ वे निश्चित रूप से इसे संभाल सकते थे। बलदेव सिंघानिया, अपना वादा याद रखना। एक बार यह खत्म हो जाने के बाद अपनी कृतज्ञता को बहुत कंजूस मत होने देना। लूथरा परिवार के पूर्वज ने जोर से कहा। बिल्कुल, बलदेव सिंघानिया ने जल्दी से कहा, सभी लोग जल्दी हमला करो। ऐसी अवसरवादी मांगों का सामना करते हुए सिंघानिया परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से उग्र थे। हालांकि संकट में प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उनके सामने खड़े लड़के को मारना था। एक बार जब वह मर जाता तो जीवन नगर योद्धा संघ में बचे हुए लोगों का कोई परिणाम नहीं होता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लूथरा परिवार के 3 पूर्वजों ने अपनी चाल चली। लूथरा परिवार के पूर्वज ने गहरी सांस ली और मूल ऊर्जा उसके पीछे जमा हो गई, जिससे 2 विशाल नीली भुजाएं बनी जो लगभग 40 से 50 मीटर लंबी थीं, जो जीवन नगर योद्धा संघ की इमारत की ओर झूल गईं। बख्शी परिवार के पूर्वज ने एक काली लंबी तलवार निकाली और अपार काली तलवार ऊर्जा की लहरें छोड़ीं। लेकी परिवार के पूर्वज ने सभी तलवारें एक में वापसी तकनीक का इस्तेमाल किया, एक विशाल तलवार को लगभग 100 मीटर लंबा किया जो शौर्य की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जैसे कि छत पर समर जैसे कुछ लोगों के लिए। चूंकि सिंघानिया परिवार के पूर्वज ने उनके जीवन की परवाह नहीं की, तो उन्हें क्यों करनी चाहिए? अरे नहीं, इस तरह के हमले का सामना करते हुए शिव तिवारी शौर्य की सहायता करना चाहता था, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ होंगे क्योंकि वह भी हमले की सीमा के भीतर था।
इस क्षण एक क्रोधित आंखों वाली महाबली वज्र मूर्ति जो 200 मीटर से अधिक ऊंची थी जमीन से उठी। बूम बूम बूम, बिजली, विशाल भुजाएं और तलवार ऊर्जा सभी मूर्ति पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि मूर्ति केवल थोड़ी धुंधली हुई, टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। क्या, ये देखकर सब हैरान रह गए। सिंघानिया परिवार के पूर्वज के पीछे वज्र इंद्र अवतार पहले से ही काफी भयानक था। फिर भी इस वज्र मूर्ति के सामने यह उसके आकार के 1/4 से भी कम था। ये कैसे संभव है? सिंघानिया परिवार के 2 पूर्वज अब चौड़ी आंखों वाले थे, सब कुछ सवाल कर रहे थे। इस वज्र इंद्र अवतार को 6 देवता तकनीक का उपयोग करके समझने में उन्हें सैकड़ों साल लग गए। बिजली के उपयोग के बिना भी इसकी भारी शक्ति आसानी से अन्य मध्य चरण के दिव्य श्रेणी के योद्धाओं को पछाड़ सकती थी। लेकिन इस शौर्य ने 200 मीटर ऊंची वज्र मूर्ति को संघनित किया। क्या वह भी 6 देवता तकनीक जान सकता है? यह क्या है? सबसे ज्यादा हैरान अभी भी शिव तिवारी, समर और अन्य थे। जब वे वज्र मूर्ति के पीछे खड़े थे यह उनके सामने एक छोटे पहाड़ की तरह लग रही थी। इस पल वज्र मूर्ति हिली। इसके विशाल हाथ, जो 100 मीटर से अधिक लंबे थे, ने सोनिक बूम उत्पन्न किया क्योंकि यह बलदेव सिंघानिया के पीछे वज्र इंद्र अवतार के लिए पहुंचा। फिर इसने अवतार और बलदेव सिंघानिया दोनों को कुचल दिया। छठे अंकल, यह एक फ्लैश में हुआ। जब तक उदय ने प्रतिक्रिया दी, बलदेव की आकृति पहले ही दृष्टि से गायब हो चुकी थी। ज्यादा दूर नहीं, लूथरा परिवार के 3 पूर्वजों ने इस दृश्य को देखा। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई और उनका कलेजा कांप गया। एक मध्य चरण का दिव्य श्रेणी का योद्धा अपने अवतार के साथ बस ऐसे ही कुचल दिया गया। बलदेव सिंघानिया उनमें से किसी से भी ज्यादा मजबूत था, फिर भी यह उसकी किस्मत थी। उनका क्या होगा? सोहम सिंघानिया और समर भी दंग रह गए। छठे बड़े चाचा मर गए, बस ऐसे ही पकड़े गए और कुचल दिए गए। नहीं, असंभव, यह नहीं हो सकता। सोहम सिंघानिया अपने दिल के भीतर उन्मादपूर्ण रूप से दहाड़ा। वह उसका छठा बड़ा चाचा था, परिवार का एक स्तंभ। वह यहाँ इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? वह जरूर कुछ और देख रहा होगा, ऐसा ही होना चाहिए। पलक झपकते ही बलदेव को कुचलने के बाद विशाल हाथ उदय के लिए पहुंचा। उदय की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने वज्र की बांह पर बिजली के बोल्ट से हमला किया। लेकिन ये बिजली के बोल्ट मात्र 20 से 30 मीटर लंबे वज्र मूर्ति के लिए गुदगुदी की तरह थे। न तो चोट लगी और न ही खुजली हुई। अगले ही पल वह और उसका अवतार दोनों मजबूती से पकड़ लिए गए। मरो मरो। उदय के दिल में कोई डर नहीं था, केवल असीम नफरत थी। उसके पीछे वज्रेंद्र अवतार ने उन्मादपूर्ण रूप से अपना हथौड़ा घुमाया, विशाल हाथ को उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बूम, एक जोर की दुर्घटना। पहले बलदेव सिंघानिया की तरह उदय सिंघानिया पूरी तरह से सभी की आंखों के सामने गायब हो गया। तुरंत क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। एक भी सांस नहीं सुनी जा सकती थी। हर कोई उस जगह को घूर रहा था जहां सिंघानिया परिवार के 2 पूर्वज एक बार खड़े थे। अभी अभी वे दोनों अभी भी एक शक्तिशाली उपस्थिति बिखेर रहे थे, अजय होने की छाप दे रहे थे। अगले ही सेकंड वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। लूथरा परिवार के पूर्वज के 3 सदस्यों ने अपने दिलों में डूबने की भावना महसूस की और साथ ही पीछे हटने के विचार भी पाल लिए। वे समझ गए कि शौर्य उनके लिए यहाँ क्यों इंतजार कर रहा था बजाय भागने का प्रयास करने के, क्योंकि उसकी ताकत भयानक रूप से दुर्जेय थी। उसके पीछे का अवतार 200 मीटर से अधिक लंबा खड़ा था, अकेले ही दानव सम्राट के बराबर शक्ति रखता था। विक्रम लांबा वायु प्रदेश के लोगों के एक समूह के साथ लगभग सभी डर के मारे बेवकूफ हो गए थे। शौर्य ने अवतार को दूर कर दिया और समर और अन्य को देखने के लिए मुड़ा। वे तुरंत कांप उठे। क्या उन्होंने पहले शौर्य की नाक की ओर इशारा करने और श्राप देने की हिम्मत की थी? लेकिन अब वे शौर्य की नज़र से मिलने का साहस भी नहीं जुटा सके। कारण दोहरा था। सबसे पहले उनकी आशा टूट गई थी। दोनों पूर्वज मर चुके थे और ये कुछ लोग उनके साथ मरने के लिए निश्चित थे, और सिंघानिया परिवार आज के बाद से अस्तित्व में नहीं रहेगा। दूसरे, यह एक सहज भय था। उनमें से समर को छोड़कर किसी के पास उदय से मिलने का कोई मौका नहीं था, भले ही कोई अवसर हो, केवल एक बार उसे देखने के लिए अपार साहस की आवश्यकता थी। और शौर्य उदय सिंघानिया से भी ज्यादा ताकतवर था। हम हार गए, समर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस बिंदु पर वह अब शौर्य के लिए बहुत नफरत नहीं रखता था, केवल अंतहीन पछतावा। यदि उसने आगे जांच जारी नहीं रखी होती या शौर्य की सलाह पर ध्यान दिया होता कि जब वह आगे था तो रुक जाए, तो क्या इस परिणाम से पूरी तरह बचा जा सकता था? लेकिन सिंघानिया परिवार के सम्मान के लिए और नवजीवन संघ को एक खाता देने के लिए उसने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था। क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों हारे? शौर्य ने पूछा। समर को आश्चर्य हुआ। अहंकार। शौर्य ने 2 शब्द कहे। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारी कब्रों में भेज दिया। बेशक ये सिर्फ तुम नहीं थे, ये वे भी थे। शौर्य ने अपना सिर उठाया। उसकी टकटकी वायु प्रदेश के लोगों और लूथरा परिवार के पूर्वज के 3 सदस्यों पर गई और अंततः विक्रम लांबा पर जा टिकी।
उस समय विक्रम को एक ऐसा डर महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में गहराई तक पहुंच गया। फिर भी वह लांबा परिवार से था, वरिष्ठ परिषद के 5 महान परिवारों में से एक, और इस बार परिषद के सर्वोच्च फरमान का प्रतिनिधित्व करता था। समर और अन्य की आंखें अनिवार्य रूप से विक्रम पर गिर गईं। उन्होंने शौर्य के पिछले शब्दों को याद किया। उनके दिमाग में एक भयानक विचार आया। क्या ये हो सकता है कि वह उन्हें वरिष्ठ परिषद के सदस्यों के साथ मारने का इरादा रखता था? तुम क्या करना चाहते हो? विक्रम लांबा डांटने के लिए चिल्लाने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से आगे की ओर धकेला जा रहा है। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि शौर्य ने उसे पहले ही गले से पकड़ लिया था, उसे मुर्गी की तरह जमीन से ऊपर उठा दिया था। निदेशक विक्रम, लूथरा परिवार के पूर्वज के 3 सदस्य जो अपने भागने की योजना बना रहे थे, आश्चर्यचकित रह गए। वे जानते थे कि विक्रम लांबा को वरिष्ठ परिषद द्वारा भेजा गया था, जो 5 बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व करता था। यदि उसे कुछ हुआ तो वे सफलतापूर्वक भागने पर भी आसान समय नहीं बिताएंगे। भाई शौर्य, आवेगपूर्ण मत बनो, चलो बात करते हैं, लूथरा परिवार के पूर्वज ने जल्दी से कहा। उसका स्वर विनम्र था, जैसे कोई अलग व्यक्ति हो। मुझे जाने दो। विक्रम ने हिंसक रूप से संघर्ष किया, उसका चेहरा लाल हो गया, पैर लगातार लात मार रहे थे। दर्जन भर वायु प्रदेश के लोग वहां खड़े थे, दंग रह गए। कुछ भ्रमित थे, वे समझ नहीं पा रहे थे क्या चीजें एक पल पहले ठीक नहीं थीं। स्थिति इतनी अचानक कैसे पलट गई? यहां तक कि विक्रम लांबा भी दुश्मन के हाथों में गिर गया। क्या तुम जानते हो, तुम बहुत शोर मचाते हो, शौर्य ने शांति से कहा, विक्रम की आंखों में आंखें डालकर। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? विक्रम ने शौर्य के हाथ पर जोर से प्रहार किया। मैं वरिष्ठ परिषद का प्रतिनिधित्व करता हूं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? कड़क, एक कुरकुरी आवाज गूंजी। विक्रम की गर्दन टूट गई, उसका सिर एक तरफ झुक गया, आंखें अविश्वास में खुली रह गईं कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। ये खत्म हो गया है। लूथरा परिवार के पूर्वज के 3 सदस्यों के दिल नीचे बैठ गए। विक्रम लांबा मर चुका था, वह उनके ठीक सामने मर गया। 5 बुजुर्ग, विशेष रूप से लांबा परिवार के बुजुर्ग, निस्संदेह ये पता चलने पर उभर होंगे। लेकिन घर वापस उनका इंतजार कर रही मुसीबत की तुलना में अधिक तत्काल चिंता ये थी कि क्या वे तीनों आज इस जगह को जीवित छोड़ सकते हैं। भाई शौर्य, लेखी परिवार का पूर्वज प्रतिक्रिया करने में सबसे तेज था, एक दोस्ताना मुस्कान के साथ। ये पूरी स्थिति उदय सिंघानिया द्वारा उकसाई गई थी, हम बस मदद नहीं कर सके। भाई शौर्य, वरिष्ठ परिषद के आदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आपने इसे खुद देखा, बलदेव ने मुझे कार्य करने का आदेश दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था। लेकिन निदेशक विक्रम ने आदेश दिया, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। बख्शी परिवार का पूर्वज फूल की तरह चमकते हुए मुस्कुराया। हाँ, लूथरा परिवार के पूर्वज ने बार बार सिर हिलाया। दूसरी तरफ वायु प्रदेश के लोग इससे इतने नाराज थे कि वे मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर सके। लेकिन शौर्य की पिछली हरकतों का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा था। हालांकि वे शौर्य के लिए गहरी नफरत रखते थे, वे जानते थे कि अगर वे लड़ते हैं, भले ही वे उसे मारने में कामयाब हो जाएं, तो यह उनके लिए बड़ी कीमत पर आएगा। गनीमत थी कि चूंकि शौर्य ने विक्रम लांबा को मार डाला था, वरिष्ठ परिषद निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगी, जिससे वे मुसीबत से बच जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनमें से 10 से अधिक चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गए, छोड़ने की योजना बना रहे थे। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? शौर्य ने अपना सिर घुमाए बिना ठंडेपन से कहा। वायु प्रदेश के लोग बीच में ही रुक गए। लूथरा परिवार के पूर्वज के 3 सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, इनका वायु प्रदेश के लोगों को मन ही मन कोसा। 10 से अधिक लोगों के साथ भी, चाहे ये शौर्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह संभवतः उनमें से इतने सारे को संभाल नहीं सकता था, खासकर सिंघानिया परिवार से निपटने के लिए अपनी बहुत सारी प्राण शक्ति का उपयोग करने के बाद। अगर उन्होंने अभी कार्रवाई की तो वे संभवतः उसे मार सकते थे। मित्र, केतन, नेता ने एक काले अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम पहले ही सिंघानिया परिवार को मार चुके हो। तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम हमें भी मारने की योजना बना रहे हो? क्या तुम पहले करण का बदला लेने के लिए शोर मचा नहीं रहे थे? लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम भागने के लिए तैयार क्यों हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? शौर्य के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। तुमसे डरते हैं? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? लड़के, यह मत सोचो कि सिंघानिया परिवार को मारना तुम्हें प्रशंसा के योग्य बनाता है। हमारा नवजीवन संघ सिंघानिया परिवार की तुलना में बहुत मजबूत है। हाँ, हमें नाराज करना तुम्हें बुरी स्थिति में छोड़ देगा। वायु प्रदेश के लोग एक के बाद एक चिल्लाए, लेकिन किसी ने भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। काय, लूथरा परिवार के पूर्वज ने ये देखकर अन्य 2 के साथ नजरें मिलाईं। मूल रूप से उसने वायु प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर हमला करने की उम्मीद की थी, जिससे उनकी सुरक्षा और शौर्य को मारने की संभावना बढ़ जाती।
जब तक वे शौर्य को मार देते वे वापस रिपोर्ट कर सकते थे। जहां तक विक्रम लांबा की मौत का सवाल है, लांबा परिवार का कनिष्ठ होने के बावजूद उसकी मौत इतनी परिणामी नहीं थी। पूर्वज अन्य परिवारों से थे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डांट मिलेगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वायु प्रदेश के लोग इतने कमज़ोर होंगे। इतनी स्पष्ट रूप से बताई गई बातों के बावजूद वे अभी भी कार्य नहीं करेंगे। सच में ये लोग केवल कमज़ोरों को डराने धमकाने में अच्छे थे, लेकिन मजबूत दुश्मनों का सामना करते समय हिचकिचाते थे। अगले ही सेकंड वे तीनों एक साथ चले, 3 अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हुए। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी जान जाएगा कि एक ही दिशा में दौड़ने से शौर्य द्वारा एक साथ पकड़े जाने का जोखिम है। भाग्य पर भरोसा करना बेहतर था। एक का पीछा किया जा रहा था, इसका मतलब उनके लिए दुर्भाग्य था। वायु प्रदेश के लोगों ने सूट का पालन किया, सभी दिशाओं में बिखर गए। मैंने कहा, तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। शौर्य ने ठंडेपन से सूंघा। अगले ही सेकंड तलवार ऊर्जा फैल गई, 10 मील से अधिक के क्षेत्र को कवर कर लिया। एक ही पल में सभी आसपास की संरचनाएं धूल में बदल गईं। अंतहीन तलवार ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया। सबसे आगे भाग रहे कुछ वायु प्रदेश के लोग एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर आगे बढ़े, क्योंकि वे तलवार ऊर्जा लॉकडाउन क्षेत्र से बचने और सुरक्षा तक पहुंचने से बस थोड़ी ही दूर थे। हालांकि उन्होंने तलवार ऊर्जा की शक्ति को कम करके आंका। बस 1 या 2 कदम के साथ उनके शरीर धूल में बिखर गए, ठीक आसपास की इमारतों की तरह। उनके पीछे के अन्य लोग जो उन्होंने देखा उससे डर गए और किसी भी किस्मत को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत अपनी पटरियों पर रुक गए। दहाड़, अजीब दहाड़ें एक के बाद एक गूंजीं। जो लोग अच्छी तरह से कपड़े पहने थे और कुछ पल पहले एक असामान्य आभा बिखेर रहे थे, वे अब नीले चेहरे और नुकीले दांतों वाले रक्त पिशाच और मानव भेड़ियों में बदल गए। रक्त पिशाचों के आसपास का खून छोटी नदियों में इकट्ठा हो गया, आसपास की तलवार ऊर्जा का विरोध कर रहा था। दूसरी ओर मानव भेड़िए बल का सामना करने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर और अविश्वसनीय पुनर्योजी क्षमताओं पर निर्भर थे। यह क्या है? लेकी परिवार के पूर्वज ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, अविश्वास से भरी हुई। उसकी दृष्टि में उन लोगों के बीच जो 1000 साल तक जीवित रहे, वह सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन तलवार तकनीक में महारत के मामले में उसका मानना था कि वह शीर्ष 3 में रैंक कर सकता है, यदि पहले नहीं। वे सभी जो उससे आगे होने के योग्य थे, वे उसके युग के शीर्ष विशेषज्ञ थे और उसने स्वेच्छा से उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। लेकिन उसके सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से काफ़ी अधिक था। एक युवा लड़के ने वास्तव में तलवार ऊर्जा क्षेत्र का प्रदर्शन किया था जिसे उसने महारत हासिल करने का सपना देखा था। ये कैसे संभव था? ये सदमे का एक क्षण था जिसने उसके भाग्य को सील कर दिया। अन्य 2 दिशाओं से लूथरा परिवार के पूर्वज और बख्शी परिवार के पूर्वज निश्चित रूप से गिरे हुए लेकी परिवार के पूर्वज की तरह विस्मय में नहीं रहेंगे। लूथरा परिवार के पूर्वज ने खुद को एक पीले रंग के कसाया चोगे में लपेटा और पीछे देखे बिना आगे भागा। अनगिनत तलवार ऊर्जा कसाया से टकराई, जो कपड़े का प्रतीत होने के बावजूद स्टील की तरह सख्त था। हालांकि कसाया ने तलवार ऊर्जा के हमलों से निशान दिखाना शुरू कर दिया और समय के साथ इसमें कई अंतराल विकसित हो गए, लेकिन यह उसे इस तलवार ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त लग रहा था। अमर स्वर्ण शरीर। बख्शी परिवार का पूर्वज दहाड़ा सीधे एक स्वर्ण मानव में बदल गया। उसके शरीर से टकराने वाली तलवार ऊर्जा ने लगातार टकराने वाली आवाजें निकालीं, लेकिन वह झिझका, अनिश्चित था कि स्थिर रहना है या आगे बढ़ना है। बाहरी लोगों के लिए उत्तर स्पष्ट था, उसे भागने के लिए इस पल को जब्त करना चाहिए। बख्शी परिवार का पूर्वज भी चाहता था, लेकिन अमर स्वर्ण शरीर का एक खेती द्वार था। यदि वह स्थिर रहता तो वह खेती द्वार को तलवार ऊर्जा से नुकसान पहुंचाने से बचा सकता था। यदि वह आगे बढ़ता तो यह अनिश्चित था कि क्या वह इसकी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार उसने लूथरा परिवार के पूर्वज को देखा जो भागने वाला था और अपने निर्णय पर पछतावा किया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह कुछ जादुई कलाकृतियां ले आता, लेकिन ऐसे खजाने अमूल्य थे और लूथरा परिवार के पूर्वज को उज्ज्वल प्रकाश कसाया प्राप्त करना एक दुर्लभ मौका था। इसके अलावा बख्शी परिवार अपनी रक्षात्मक युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था और भले ही उसके पास ऐसी कलाकृति प्राप्त करने का मौका हो, वह रक्षात्मक नहीं चुनता। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बख्शी परिवार के पूर्वज ने शौर्य की ओर देखा। उसने स्वीकार किया कि लड़के की शक्ति भयानक थी, इतना विशाल तलवार ऊर्जा क्षेत्र बना रही थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि एक महत्वपूर्ण ऊर्जा नाली जो लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। जैसे ही तलवार ऊर्जा क्षेत्र सिकुड़ता या कमजोर होता, वह भागने का मौका जब्त कर सकता था। धत्तेरे की, वह भागने वाला है। शिव तिवारी, हैरान महसूस करते हुए, ने भी लूथरा परिवार के पूर्वज को अपने भागने के करीब देखा और उत्सुकता से बोला, वह नहीं कर पाएगा। शौर्य ने उपहास किया। जैसे ही वह बोला, लूथरा परिवार के पूर्वज के आसपास तलवार ऊर्जा संख्या और गति दोनों में बढ़ गई।
इस तलवार ऊर्जा क्षेत्र का स्वामी होने के नाते शौर्य नियंत्रित कर सकता था कि किन क्षेत्रों में कम या ज्यादा तलवार ऊर्जा है। प्रभाव तत्काल था। एक फाड़ने की आवाज सुनी गई। लूथरा परिवार के पूर्वज द्वारा पहना गया कसाया बांह की लंबाई के अंतर के साथ फट गया था। आवाज सुनकर लूथरा परिवार के पूर्वज का चेहरा डर से पीला पड़ गया। जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह अधिक फाड़ने वाली आवाजें थीं, अंततः पूरे कसाया को टुकड़ों में बिखरने का कारण बना, जिससे उसका असली रूप प्रकट हुआ। अनगिनत तलवार ऊर्जा उसके शरीर से टकराई और यद्यपि उसके पास शरीर की सुरक्षा के लिए सच्चा सार था, ये स्पष्ट रूप से ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आखिरकार उसके पास बख्शी परिवार के पूर्वज की क्षमताएं नहीं थीं। मुझे बख्श दो युवा मित्र, मुझे बख्श दो, वह जल्दी से चिल्लाया। इसने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा की और जीवित वायु प्रदेश के लोगों ने भी दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। मित्र, कृपया हमें बख्श दो। मित्र, हमें मत मारो। जो भी अनुरोध आपके पास है, अगर आप हमें बख्श देंगे तो हम उसका पालन करेंगे। नहीं, कृपया नहीं। 10 से कम वायु प्रदेश के लोग बचे थे। मरने वालों में ज्यादातर रक्त पिशाच थे। उनके शरीर मानव भेड़ियों से बहुत कमतर थे और उनके सुरक्षात्मक ताबीज इतने शक्तिशाली हमले का विरोध नहीं कर सकते थे। अस्थिर स्थान के कारण तत्काल टेलीपोर्टेशन ताबीज ने अपनी प्रभावशीलता खो दी। शेष मानव भेड़िए भी आशावादी नहीं थे। बदलने के बाद उनका शरीर रक्षा बख्शी परिवार के पूर्वज से बुरा नहीं था, शायद उससे भी मजबूत। हालांकि उनके शरीर बहुत बड़े थे, बख्शी परिवार के पूर्वज के आकार का 4 या 5 गुना, जिसका अर्थ था कि उन्होंने एक ही समय में 4 या 5 गुना तलवार ऊर्जा हमलों को सहन किया। इसलिए भागना सवाल से बाहर था। यहाँ तक कि एक कदम आगे बढ़ाना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी।